ओके, विश्व इतिहास की बात चलेगी। अब सुन लो कायदे से। ये सब हो गया था ना, टेरेस प्लान, येन प्लान वगैरह, है ना, कल पढ़ लिया था हम लोग, लोकेडनो प्लान वगैरह। ठीक है, यहाँ पे देख लो, मैं ये बता रहा था कि जर्मनी ने किस तरीके से स्टेप अहेड करके, या जर्मनी ने किस तरीके से आगे बढ़ के पोलैंड के ऊपर कब्जा किया था। और सिर्फ पोलैंड ही एक पार्ट नहीं था, ऐसे बहुत सारी टेरिटरीज थी जिसके ऊपर वो धीरे धीरे कब्जा करते जा रहे थे। ठीक है, तो पोलैंड के अलावा और जो टेरिटरीज थी जिनके ऊपर वो कब्जा करता जा रहा था जर्मनी, ये वही 1939 से 41 का मैप ड्रॉ किया गया है। और 39 से ये सारा संघर्ष शुरू हुआ और 41 तक मैंने बोला था ये जितना भी हाईलाइटेड एरिया आपको ब्लूइश दिख रहा है, इस तक तो पूरी तरीके से जर्मन या तो कैप्चर कर चुका था, या उसके ऊपर अपना पॉलिटिकल कंट्रोल रखता था, या किसी न किसी बेसिस पे यहाँ पे अपना कंट्रोल उस पर एस्टेब्लिश किया करता है ना। तो ये पूरा का पूरा एरिया आप लोग देख रहे हैं, फिनलैंड से लेकर डेनमार्क तक या फ्रांस से लेकर पोलैंड तक, हर एक रीजन यहाँ पर जर्मनी का पार्ट बन चुका था। तो जर्मनी जब इतनी तेजी से यहाँ पर एक्सपेंड करता जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए जो अलाइड थी, कौन सी अलाइड, किसकी, फ्रांस की और ब्रिटेन, है ना, ब्रिटेन और फ्रांस की जो ये जो संगठित समूह था, इस संगठित समूह ने इनको रोकने की अब कोशिश की, है ना। तो पोलैंड के अटैक के बाद में यहाँ पर जब इनको रोकने की कोशिश की गई, तो देखिए आगे क्या क्या चीजें हुई उसके बारे में आज हम लोग को, क्योंकि फेजेस पे डिस्कशन करना है, इवेंट्स पे डिस्कशन करना है कि कौन कौन से इवेंट्स पूरे वॉर के दौरान देखने को मिले, है ना। तो इवेंट्स के अंदर अगर सबसे पहले है तो पोलैंड वाला जो केस था, उसकी वजह से इमीडिएट कॉज है जिसकी वजह से शुरू हो गया, पोलैंड को इन्होंने कैप्चर किया। उसके बाद में ये जर्मनी पूरे यूरोप को कैप्चर करना शुरू कर दिया, जैसे हम लोग ने मैप में देखा भी है। इसके अंदर देखिए एक चीज है जो जर्मन ने यहाँ पे अपना ब्लिट्जक्रीग यूज किया था। ब्लिट्जक्रीग का मतलब बेसिकली क्या होता है, इसको कहा जाता है हिंदी के अंदर अगर हम लोग बात करें तो कहा जाता है कि जब किसी जगह पर कोई चीज लाइटिंग की जाए, है ना, मतलब पूरी तरीके से हर जगह पर उजाला हो जाए, तो उसे ब्लिट्जक्रीग बोला जाता है। उजाला यहाँ पे कैसे होगा, बम गिराने से होगा, बम फटेंगे तो क्या होगा, लाइटें उत्पन्न होंगी। तो यहाँ पे ये पॉलिसी इसने अपनाई थी, बोले आप तो पूरे पूरे यूरोप को उजाला ही उजाला कर देना, है ना। तो इसने इस पॉलिसी को अपनाया और इस पॉलिसी को अपना के अपनी पूरी जो एयर आर्मी थी, एयर स्ट्राइक के थ्रू अटैक करना शुरू किया। हमने वर्ल्ड वॉर 1 में देखा था नेवल फोर्सेस ज्यादा प्रभावी हुआ करती थी, समुद्री फोर्सेस, और समुद्री फोर्सेस लड़ा करती थी, समुद्र के इलाकों से लड़ाइयां हो रही है सारी की सारी, यहाँ पे एयर स्ट्राइक्स है पूरी की पूरी। तो इस वॉर के अंदर पहला ही जो केस हुआ उसमें एयर स्ट्राइक देखने को मिलती है। एयर स्ट्राइक ब्लिट्जक्रीग की अगर बात करें हम लोग तो डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, हॉलैंड या फ्रांस, इन तमाम टेरिटरीज के ऊपर इसने ये पूरी पॉलिसी को अपनाया। और जब ये अपनी आर्मी लेके निकलता था, आर्मी लेके प्रॉपर तरीके से उस शहर के ऊपर पूरे के पूरे हेलीकॉप्टर्स को बिछा दिया करता था पूरे शहर के ऊपर, और शहर के ऊपर हेलीकॉप्टर बिछा के सीधा नीचे बम फेंकना शुरू कर देता था। इसकी पॉलिसी जो अटैक करने की थी हिटलर की, वो बहुत ही फास्ट थी। अब ब्लिट्जक्रीग में हम लोग बात करते हैं तो इसको फास्ट एंड फ्यूरियस से थोड़ा सा मर्ज कर लेना, देखिए पिक्चर, है ना, फास्ट एंड फ्यूरियस मतलब समय ना लगे और तुरंत काम भी हो जाए, है ना, वैसा वाला सीन है। तो 2 मिनट 3 मिनट के अंदर प्रॉपर तरीके से वो रेस को खत्म करने की कोशिश करता था। तो यहाँ रेस खत्म करने का उसका मतलब क्या था, वो अपनी आर्मी को ऐसे तैयार किया हुआ था कि इतनी तेजी से जाओ किसी भी देश के अंदर, शहर के अंदर, कि सामने वाले को समझने का मौका ही ना मिले हमारे साथ क्या हो गया, और जब तक तुम उस लैंड पे कब्जा कर लो, है ना। अब आर्मी कोई शक्तिमान तो है नहीं, सारी की सारी इतनी तैयार बैठी हुई है पहले से सारी की सारी चीजें लेके कि 2 दिन के अंदर सब कुछ हम फतेह कर लेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये अपनी आर्मी को एक उस समय कैप्सूल आता था, ड्रग्स बोलते थे उसका, ठीक है, तो वो ड्रग्स दिया करता था, पूरी आर्मी को दिया करता था। पोलैंड के ऊपर जब इसने कब्जा किया तो अपनी पूरी आर्मी को इसने ड्रग्स दी हुई थी, और ड्रग्स देने का मतलब ये था कि मेरी आर्मी 4 से 5 दिन सोएगी नहीं, और जब तक वो लोग सोएंगे
तब तक हम पूरे के पूरे पोलैंड के ऊपर कब्जा कर चुके होंगे। और ये सारी पॉलिसीज ने यहाँ भी अपनाई। अब वो आर्मी ना तो सोती थी ना ही थकती थी, क्योंकि उसको वो जो कैप्सूल्स मिले हुए थे, उसकी एनर्जीज उनके अंदर थी आगे तक। तो किसी भी वॉर को जीतने के लिए हिटलर की ये टेक्निक जो थी, इस टेक्निक को ना तो किसी ने कभी इतिहास में पहले यूज किया था और ना आज के समय तक कोई यूज किया है, क्योंकि ये सोल्जर्स की हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक चीज है। उनकी लाइफ जो होगी उससे रिड्यूस हो सकती है। तो इसने 2 से 3 दिन में पूरे पूरे इलाकों को जीत लिया, ज्यादा समय नहीं लगा। इवेंट्स में अगर आप बात करोगे 14 अगस्त तो 16 अगस्त में देखोगे पोलैंड कब्जे में है, ठीक है। 16 अगस्त से अगर आओगे तो 17 अगस्त में देखोगे सीधा नॉर्वे या बेल्जियम कब्जे में है। एक एक 2-2 दिन के अंदर इसने पूरी टेरिटरीज अपने हाथ में ले ली थी। तो ये टेरिटरीज के ऊपर जो लगातार कब्जा करता चला जा रहा था, इस कब्जे में बीच में आ गया ब्रिटेन, ठीक है। तो ब्रिटेन जब बीच में आया तो इसने ब्रिटेन को भी कब्जाने की कोशिश करी, ठीक है। ब्रिटेन सुप्रीम पावर है उस समय, और जर्मनी इस समय मतलब हिटलर को संधि इसीलिए बोला जाता है, नहीं सोचता था कुछ भी, बोला जो बीच में आएगा फिर कोई भी हो उसे हम निपटा देंगे। तो ये इन सारे टेरिटरीज को कंट्रोल कर रहा था, बीच में बोल दिया ब्रिटेन आके, पोलैंड वाले केस से ही ब्रिटेन बोल दिया। तो इसने बोला कि ब्रिटेन को भी थोड़ा बहुत समझाने की जरूरत है। अब वहां पे एक इलाका पड़ता था, डनक्रीक बोलते हैं उसको, ठीक है, ब्रिटेन के अंदर। ब्रिटेन के डनक्रीक के अंदर यहाँ पर इसने जाकर अपने हेलीकॉप्टर से अटैक कर दिया। इसके पास में हेलीकॉप्टर्स की संख्या थी लगभग 1690, कितनी? लगभग 1690। ब्रिटेन के पास में उस समय हेलीकॉप्टर्स की संख्या थी मात्र 600, कितने? 600। अब ये जो लड़ाई होनी थी ये सिर्फ और सिर्फ एयर में होनी थी, ऐसा नहीं था आर्मी आमने सामने से आके लड़ेंगे। वो तलवारों वाला सीन खत्म हो गया। वो तलवारों वाला सीन पोलैंड के पास में था। पोलैंड के लोग अभी भी घोड़ों पे लड़ाई किया करते, ठीक है। तो वो घोड़ों पे लड़ रहा है, कहाँ हिटलर अपनी आर्मी एयर स्ट्राइक करता घूम रहा है, तो कहाँ बचेगा। तो बेसिकली पोलैंड इसलिए इतनी जल्दी कब्जे में आ गया। जब ये ब्रिटेन के ऊपर पहुंचे तो उसके बाद 600 के अप्रॉक्स यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स थे, उनके पास में 1690 के अप्रॉक्स हेलीकॉप्टर थे। और जब इन दोनों का संघर्ष हुआ आपस में, दोनों की लड़ाई हुई आपस में, तो ब्रिटेन ने ज्यादा हेलीकॉप्टर मार दिए, किसके? हिटलर, ठीक है। तो जर्मनी के ज्यादा हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे मारे गए, और जर्मनी के जब ज्यादा हेलीकॉप्टर मारे गए तो उसने अपने बचे हुए हेलीकॉप्टर्स को वापस बुला लिया। तो अप्रॉक्स बोला गया कि कम से कम 60-70 हेलीकॉप्टर्स गिरा दिए थे ब्रिटेन ने, इसके यहाँ पर जर्मनी में, ठीक है। तो ब्रिटेन के लोग यहाँ पर अपना अपर हैंड थोड़ा बहुत रख जरूर लेते। तो हिटलर भी यहाँ पे सोचता है कि जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश पूरी की पूरी एम्पायर से अभी हिटलर को नहीं उलझना चाहिए, अभी हमारा फोकस कहीं और होना चाहिए। तो ये क्या करता है, अपने आप को वापस आता है। वापस आने के बाद में यहाँ पर कहता है कि ब्रिटेन तो हाथ में नहीं आया, फ्रांस तो हाथ में आ ही सकता, ब्रिटेन को तो हमने उलझा ही दिया। ब्रिटेन अब जब तक संभालेगा खुद को, तब तक इन्होंने क्या करा, फ्रांस पे कब्जा कर लिया। तो फ्रांस अब देख रहे हो ब्रिटेन का सबसे बड़ा भागीदार है। ब्रिटेन और फ्रांस ही तो है जो लीग ऑफ नेशन की बार बार बात किया करते थे। तो ब्रिटेन अगर हाथ में आए तो एक पावर तो आए हाथ में, कौन सी आ गई? फ्रांस उनके हाथों में चली गई। और जैसे ही फ्रांस इनके हाथों में आई, ये ब्रिटेन के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था, क्योंकि अब ब्रिटेन अलग थलग पड़ गया, अकेला बचा, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन साथ मिलकर लड़ रहे थे, अब ये अकेला बचा, है ना। तो इस बेसिस पे आगे चल के 1939 से 41 तक ये पूरे के पूरे इस यूरोपियन एम्पायर पे कंट्रोल करता चला गया, ठीक है। इसका अपर हैंड हमेशा था वॉर के अंदर। लास्ट में जाके हिटलर ने गिव अप किया, वरना पूरे वॉर में लगातार वो अपर हैंड के साथ ही लड़ता रहा। देखिए उसके बाद हुआ क्या। उसके बाद हिटलर के दिमाग में आया, और हिटलर ने एक संधि की थी यहाँ पर, नाजी और सोवियत संधि थी, ठीक है। याद होगा आपको, रशिया के साथ में इन्होंने हाथ मिलाया था। क्यों मिलाया था? क्योंकि ये चाहते थे जो बेसिक यूरोप के एरियाज है, उन एरियाज को डिवाइड करके रशिया और जर्मनी आपस में बांट ले, ठीक है। लेकिन अगर आइडियोलॉजी की बात करें तो आइडियोलॉजिकली दोनों डिफर है एक दूसरे से। एक कैपिटलिस्ट है और एक कम्युनिस्ट या साम्यवाद की बात कर रहा है। पूंजीवाद और साम्यवाद दो दल हैं बेसिकली। तो हिटलर का एक इशू तो इनके साथ में यही था, और दूसरा इशू ये था कि उसने बोला कि जब तक रशिया हमारे साथ है इस पूरे की पूरी संघ के अंदर, क्योंकि ब्रिटेन अब अकेला बचा है, ब्रिटेन से लड़ लिया जाएगा बाद में, तो अभी हम पूरे के पूरे एम्पायर में कहीं पे भी जाके किसी को भी कैप्चर करके अपनी पावर में मिला लें, कोई हमें रोकने वाला नहीं है। रशिया एक बहुत बड़ा प्रांत है, अगर रशिया को कंट्रोल कर लिया, अपने हाथ में मिला लिया, तो एक एरिया यूरोप से हमारा कहाँ खुल जाएगा, एशिया का भी खुल जाएगा, है ना। और ये पूरा प्लान में था कि यूरोप कंट्रोल करने के बाद में चाइना जाएगा, ठीक है, और चाइना को भी कंट्रोल करेगा। चाइना के बाद में जापान तक इसका पूरा का पूरा सीन था, ठीक है। तो हिटलर बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा हुआ था कि यूपी पुलिस का एग्जाम निकाल लेगा,
कभी नहीं सोचा था। उसका सीधा टारगेट यूपीएससी था, ठीक है, वो वही सोच के बैठा था। छोटे छोटे जो बीच में हर्डल्स आ रहे थे उनको पार जरूर कर रहा था, लेकिन उसका सीधा टारगेट क्या था, वो था वही यूपीएससी आईएएस, और वो था जापान तक, एशिया तक प्रॉपर तरीके से पहुंच जाना। तो यूरोप की टेरिटरीज को ले ली, अब एशिया की टेरिटरीज को कैसे लिया जाए, तो उसके लिए से रशिया ने किया। और रशिया इतना अच्छा दोस्त है, उसके अगेंस्ट में आप कैसे जा सकते हो। लेकिन इसने बोला मेरे लिए कोई सिद्धांत, कोई प्रिंसिपल्स कुछ नहीं होते जब भी हमारे यहाँ राष्ट्रवाद की बात आती है। और हमारे लिए राष्ट्रवाद का मतलब यही है, जर्मन के लोगों को पूरे विश्व में फैलाना, है ना। तो इस राष्ट्रवाद के आगे इसने अपनी दोस्ती कुर्बान करी, और कुर्बान करके इसने इन्वेजन कर दिया कहाँ, सोवियत यूनियन। 1941 की इसकी सबसे बड़ी भूल थी, जब पूरे विश्व को लग रहा था कि हिटलर या जर्मनी जीत चुका है इस विश्व युद्ध को, है ना। फ्रांस को कब्जे में ले लिया, ब्रिटेन बैकअप कर गया, बोले हमारे हेलीकॉप्टर्स भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, हम पीछे ही हट जाते हैं इससे अच्छा। अब पूरी दुनिया में इसके देश में बोलने वाला कौन है, अमेरिका तो वॉर में ही नहीं आया अभी तक, और अमेरिका आना भी नहीं चाहता था वॉर में। पहले विश्व युद्ध में ही वो पहले बोल चुका था कि मैं किसी वॉर में नहीं आऊंगा, वो आना ही नहीं चाहता था। तो हिटलर जीता हुआ है लगभग, लेकिन वही है लालच, कहाँ जाएगा। तो लालच इसको ले गया रशिया, और रशिया के अंदर प्रॉब्लम क्या हुई कि 1941 में इसने जैसे ही अटैक किया, अटैक करने के बाद में ऐसा नहीं है कि रशिया की टेरिटरी को इसने जीता नहीं, इसने सोवियत यूनियन की बहुत सारी टेरिटरीज कब्जा ली, और बाउंड्री को कहां तक ले गया, लेनिनग्राड बाउंड्री होती थी रशिया का मिड इलाका, उस तक घुस गया था ये प्रॉपर तरीके से। और बैटल ऑफ मॉस्को यहाँ पे हुआ था, तो मॉस्को की जगह को भी इसने कैप्चर कर लिया था। मतलब रशिया के इतने बड़े प्रांत में हिटलर घुस के रशिया की आधी लैंड को कैप्चर भी कर लेता, ठीक है। और यहीं से इनकी शुरू होती है बर्बादी प्रॉपर तरीके से, क्योंकि रशिया इतनी आसानी से तो हार नहीं मानेगा। रशिया क्या करता है, जाकर रशिया तुरंत जाता है और सीधा का सीधा साइन कर लेता है ट्रीटी, किसके साथ जाके, यूएसए कहाँ गया है, किसके साथ में, ब्रिटेन के साथ। ब्रिटेन ही तो है जो अभी एक दुश्मन बचा हुआ, फ्रांस को तो कब्जा कर लिया है इन्होंने। तो वो रशिया जाता है सीधा ब्रिटेन के साथ में एक संधि साइन करता है, और ये बना लेते हैं अपनी एक एक्सिस पावर प्रॉपर तरीके से। और क्या बोलते हैं कि हम ऐसी एक पावर का संगठन करेंगे जिस पावर से बेसिकली जर्मनी को हराया जा सके। तो जर्मन पावर को ये लोग हराने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर रशिया के अगेंस्ट वॉर होते ही आगे देखिए क्या होता है प्रॉब्लम, कि रशिया अपनी पूरी बाउंड्रीज को ब्रिटेन के सहारे जो जो कैप्चर हुई थी वापस से हिटलर को धकेल के उसी जर्मनी में जाके छोड़ाता है। तो रशिया भी एक्टिव हो गया, और रशिया ने अपनी जो बाउंड्रीज छीनी थी उससे वो बाउंड्रीज वापस ले ली, ठीक है। ये सब बातें बैठ के कौन देख रहा था, जापान देख तो रहा था, लेकिन जापान को समझ नहीं आया कि इस वॉर में मुझे करना क्या है, ठीक है, मैं मारूं किसे, तो उसे समझ ही नहीं आया। उसने वॉर के अंदर इन्वॉल्व किसी कंट्री को मारा ही नहीं। उसने कहा कौन ऐसी कंट्री है जो शांत बैठी मजे ले रही है, देखते रहे, बोले यूएसए, ठीक है। कोई मतलब नहीं था यूएसए को, यूएसए आना ही नहीं चाहता था, ये जबरदस्ती उसके बाल पकड़ के खींच के लेके आया, ठीक है। इसने क्या करा, उसके ऊपर बम मार दिया सीधे। उसका एक आइलैंड है जिसको हम लोग पर्ल हार्बर का आइलैंड बोलते हैं, और उस आइलैंड के ऊपर जब इसने यहाँ पे बम मारा जिसका कोई मतलब नहीं था, आप लॉजिक ही नहीं लगा पाओगे यहाँ पर, और कोई नहीं लगा पाया कि इसने, जापान ने यूएसए को मारा ही, कोई नहीं लगा पाया, ठीक है। जापान ने ना इसके ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन दिया, कुछ भी नहीं दिया, उसने बोला मन किया मार दिया, ठीक है। तो बेसिकली यही था लॉजिक उसका, और उसने इसका कोई लॉजिक ही नहीं दिया। तो जापान ने जब यूएसए के ऊपर बॉम्ब फेंका, तो बॉम्ब फेंकने के पीछे यूएसए जो आना नहीं चाहता था वॉर के अंदर, वो जबरदस्ती वॉर के अंदर आके कूद गया, ठीक है। अब वो जैसे ही वॉर के अंदर आया, उसे दिखा कि मुझे किसके साथ में जाना चाहिए। उसने सबसे पहले तो जापान को आड़े हाथों लिया, जापान भाग के तुरंत पहुंचा किसके पास, जर्मनी के पास में, और बोला हम तुम तो पुराने दोस्त हैं, ठीक है, हमारे साथ तो एक संधि है। कौन सी वाली संधि, पीछे बात कर लीजिए, बर्लिन और टोक्यो और रोम, ठीक है। ये तीन संधियां तो बेसिकली देखने को मिलती हैं हमको, ये तीनों की पावर बनी थी जो। तो बोले हमारे पास में संधि है, तो मैं तो तुम्हारा साथी हूँ। यूएसए ने बोला ठीक है, फिर मैं किसका साथी हूँ, रशिया का साथी हूँ, ठीक है। तो रशिया के साथ मुझे भले से जाना पड़ेगा, लेकिन जापान नहीं बचेगा किसी भी तरीके। यूएसए को एंटर करना था, ये वॉर और गति पकड़ गया। जो वॉर शायद हिटलर पूरी तरीके से जीत चुका था, इस वॉर को यूएसए ने आगे पूरा पलट दिया, है ना। तो पलट कैसे दिया, जापान की गलती की वजह से, ठीक है।
जब इसने देखिए जापान ने अटैक किया था पर्ल हार्बर के ऊपर, तो पर्ल हार्बर के अलावा इसने सारे इलाके जो हैं बेसिकली ईस्टर्न इलाके जो भी थे साउथ ईस्ट एशिया के कोई नहीं छोड़े। जो आपको रेड इलाके जितने दिख रहे हैं इसने इन सब इलाकों को जीत लिया था। मंचूरिया तो 1931 पहले बता चुका था मैं आपको, ठीक है। उसके अलावा इसने चाइना की, कोरिया की और भी जो बर्मा नीचे इंडो चाइना के जो भी इलाके हैं उन सबको भी जीत लिया था। बेसिकली जापान का साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर पूरा का पूरा अधिकार यहाँ पर देखने को मिलता है। जो काम जर्मनी यूरोप में कर रहा है वो काम जापान एशिया के अंदर कर रहा था, और ये दोनों एक्सिस पावर बनाकर पूरे विश्व के ऊपर रूल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये बात यूएसए तो देखिए ना, और यूएसए यहाँ पर आके वॉर में कूद जाता है, ठीक है। और आगे फिर होता क्या देखिए, आगे ये होता है 1942 से 45 का समय है। जर्मन जो है यहाँ पर जो मैंने बताया था स्टालिनग्राड जो रशिया का जीता था यहाँ से वापस अपने आप को कर लेता है। पहला तो यही चीज होती है, क्योंकि रशिया को साथ किसका मिल गया था, ब्रिटेन का, और ब्रिटेन और रशिया दोनों आर्मी मिलकर जब जर्मन को ऊपर अटैक करती है तो जर्मन पीछे हटता है और स्टालिनग्राड को छोड़ के वापस आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो इटली है, इटली का रोल क्या था, इटली का रोल बेसिकली मसोलिनी की आइडियोलॉजी जिसकी हम लोग लगातार बात कर रहे थे, इटली जर्मनी के साथ लगातार खड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं, इटली को कंट्रोल करते हैं कि इनकी जो बची हुई पावर है जर्मनी की, जितनी भी सपोर्टिंग पावर है उन सपोर्टिंग पावर को सबसे पहले समाप्त किया जाए। तो सपोर्टिंग पावर में सबसे पहले कौन आता था, इटली आता था। 1942 के अंदर इन्होंने क्या करा, इटली को रोक दिया, और इटली को रोकने के बाद में वहां की जनता ने क्या करा, जैसे ही इटली रोका गया वर्ल्ड वॉर से, जैसे ही विड्रॉ किया इटली ने, मसोलिनी को वहां की जनता ने पकड़ा और पकड़ के देश से बाहर फेंक दिया, ठीक है। मतलब ये हमारे लायक राजा नहीं है, और इसकी वजह से हमारे देश के अंदर जो स्थिति है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। तो वहां के लोगों ने इसको निकाल के फेंक दिया, जिसके बाद इसकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। तो इस पूरी तरीके से मुसोलिनी का चैप्टर यही क्लोज होता है। बाद में 1945 तक आते आते इवन 1944 में ही क्या होता है, जो हिटलर होता है वो सरेंडर कर देता है। सरेंडर का मतलब बेसिकली ये नहीं है कि आगे अपने हथियार रख देता और कह देता मुझे मार दो, मुझे कैद कर दो, ये कर दो, ऐसा कोई सीन नहीं था। हिटलर बेसिकली क्या करता है, टनल के अंदर जाके क्या करता है, सुसाइड कर लेता है, और सुसाइड करने के बाद में यही डिफीट कहलाती है जर्मनी की, जहां हिटलर सुसाइड करता है। हिटलर के सुसाइड के पीछे के बहुत सारे कारण हैं। कुछ लोगों ने ये तक बोला है कि हिटलर ने सुसाइड नहीं किया था, उसको टनल में बंद करके मार दिया गया था, और इस बात को पब्लिक तक लाना उपयोगी नहीं हुआ, क्योंकि जर्मनी की जनता भड़क के और अधिक विद्रोह के अंदर इन्वॉल्व हो सकती थी। तो इस वजह से कुछ ना कुछ बहाने बना के हिटलर को एक सीन दिया गया। कुछ लोगों ने बहुत ऑथेंटिक सोर्सेस प्रूव किए कि नहीं, हिटलर अपनी वाइफ के साथ गया था टनल के अंदर और उसने वहां पर आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। हाँ, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्सेस भी आते हैं, लेकिन कुछ लोगों का बता रहा हूँ जिन लोगों के बारे में ये सुना भी जाता है, ठीक है। तो यूरोपियन वॉर्स तो एंड हो गया इसके साथ प्रॉपर तरीके से, क्योंकि नाजी की जो आइडियोलॉजी थी वो हिटलर के साथ खत्म हो गई, और फांसी की जो आइडियोलॉजी थी वो मसोलिनी के साथ समाप्त हो गई। यूरोप और साथ ही साथ में पूरा का पूरा जो जर्मन इलाका था उन सब ने वॉर के अंदर शांति बनाने की अपील करना शुरू कर दी। यूरोप के अंदर वॉर समाप्त हो गया, लेकिन अभी अमेरिका और एशिया ये दोनों वॉर के अंदर अभी इन्वॉल्व है। यूरोप जो बेसिकली सबसे बड़ा स्टार्टर था इस वॉर का, वही शांत होकर बैठ गया, लेकिन जापान अभी भी मानने को तैयार नहीं है। यूएसए बार बार उससे अपील कर रहा था सरेंडर करने को, बोले कि जर्मनी ने शुरू किया था, जब जर्मन सरेंडर कर सकता तो तुम क्यों नहीं कर रहा हो। तो जापान बोला मैं सरेंडर तो नहीं करूंगा किसी भी तरीके से, चाहे जापान पूरा डिस्ट्रॉय क्यों ना हो जाए, बर्बाद हो जाए। और बाद में वही हुआ, यूएसए बोला ठीक है फिर तुम बर्बादी हो, ठीक है। और लास्ट फेज क्या था, 1945 अगस्त के अंदर जापान ने सरेंडर करा वॉर के अंदर, क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी, ठीक है, हमले हुए अमेरिका के द्वारा, और इस हमले के बाद में ये वॉर चैप्टर क्लोज हो गया। 1945 में इसके क्लोज होते ही अक्टूबर 1945 में एक संस्था बनी जिसको हम लोग यूनाइटेड नेशंस के नाम से जानते हैं। उस संस्था ने आगे चल के किसी भी तरीके का कोई वॉर ना हो, लीग ऑफ नेशंस के द्वारा की गई जो गलतियां हैं उन गलतियों को दोबारा रिपीट ना किया जाए, सारी कंट्रीज को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है या क्या करना है उनके साथ में, ऐसी तमाम समस्याओं को यूएन ने बहुत ही इजीली सॉल्व किया। अब यहाँ पे भी यूएन के अंदर भले से जीती हुई पावर्स आई थी सारी की सारी, यूएसए उसका पार्ट बना था, ठीक है, यूएसए के अलावा ब्रिटेन उसका पार्ट बना था, फ्रांस उसका पार्ट बना था, लेकिन साथ ही साथ में जर्मन
या फिर इटली जैसे इलाकों को जगह नहीं दी गई थी, जापान जैसे इलाकों को। बाद में धीरे धीरे करके इसमें लोगों को ऐड करते चले गए और आज के समय प्रेजेंट में कितनी कंट्रीज हैं यूएनओ? कितनी है टोटल कंट्रीज? 192 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, मतलब पूरा विश्व ही लगभग यूएनओ का मेंबर्स है, 2-4 कंट्रीज को छोड़ दो अगर, ठीक है। अगर बेसिकली बात करें तो 202 कंट्रीज रजिस्टर्ड कंट्रीज हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो इन 10 कंट्रीज को अगर हम हटा दें तो लगभग सारी कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं आज के समय में, ठीक है। वो भी धीरे धीरे बनी जाएंगी। तो बेसिकली यूएनओ ने जब इस चीज को रखा था तो उसका मतलब यही था कोई भी कंट्री वॉर के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी, ठीक है। अभी रिसेंट केस रशिया और यूक्रेन वाला जो चल रहा था उसमें रशिया ने मना कर दिया था साफ साफ तौर पे कि बोले अगर मुझे वॉर से रोका जाता तो मैं यूएनओ का पार्ट नहीं हूं, ठीक है। वैसे वाली आइडियोलॉजी सीधा सीधा हिटलर वाली कि अगर मुझे रोका जाता तो मैं लीग ऑफ नेशन का पार्ट नहीं हूं। तो बेसिकली वही आइडियोलॉजी के साथ इन्होंने इस वॉर को लड़ना शुरू किया, ठीक है। इंपैक्ट आउटकम देख लीजिएगा कि इस वॉर से आगे आने वाले समय में क्या क्या रिजल्ट निकले, क्या इंपैक्ट पड़े और क्या आउटकम्स आए, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें सबसे पहले इकोनॉमिक या आर्थिक जितने भी इंपैक्ट पड़े यहाँ पर, उन आर्थिक इंपैक्ट के अंदर बहुत सारी संस्थाएं बनना यहाँ पर शुरू हुई। ब्रेटन वुड्स सुना होगा आप लोगों ने, ब्रेटन वुड्स सुना होगा। ब्रेटन वुड अभी आप लोग पढ़ोगे जब आप लोग पॉलिटी में भी थोड़ा बहुत पढ़ते हो, वैसे वरना आईआर के अंदर तो पढ़ते ही पढ़ते हैं हम लोग। तो ब्रेटन वुड नाम का संगठन बना और संगठन ने ही यूएनओ को फॉर्म किया। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद ही बने थे, ठीक है। तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर इस तरीके की संस्थाओं को जन्म दिया। आईएमएफ बना, वर्ल्ड बैंक बना, दुनिया में जो पैसा इधर उधर जाया करता था वो सारा का सारा लोग उठा के कहाँ रखने लगे? वर्ल्ड बैंक के पास में उठा के रखने लगे। तो एक सिक्योरिटी पूरी दुनिया के लोगों के लिए हो गई कि अगर विश्व युद्ध होता भी है तो लोग जानबूझ के इस विश्व युद्ध में नहीं कूदेंगे क्योंकि उन्हें डर रहेगा कि हमारा पैसा ना मर जाए जो वर्ल्ड बैंक में है ना। तो एक सिक्योरिटी के फॉर्म में वर्ल्ड बैंक को रखा गया था कि अगर इंडिया का पैसा वर्ल्ड बैंक में जमा है और इंडिया कोई गलती करके बांग्लादेश पे अटैक कर दे तो वर्ल्ड बैंक वाले उसको पैसा देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि तुमने गलती करी है, तुम्हारा सारा पैसा खत्म। तो कोई भी देश अब आगे ऐसी गलती करने से डरता था, जर्मनी, फ्रांस, कोई भी इटली वगैरह हो गए तो अब इन गलतियों से डरा करते थे क्योंकि वर्ल्ड बैंक में सबके पैसे को रखना कंपलसरी कर दिया था उस समय। तो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं बनी, इकोनॉमिक इंपैक्ट भी हुआ उससे, ठीक है। मार्शल प्लान बना था इस समय जहां पे अमेरिका के पूरे प्रोग्राम को यूरोप के अंदर इंप्लीमेंट करने की बात की गई थी। बेसिकली अमेरिका अपने सारे प्लान्स को उठा के यूरोप के अंदर इंप्लीमेंट करेगा और उन प्लान्स को माना जाएगा क्योंकि अमेरिका क्या बन चुका है? सुपर पावर, ठीक है। इसी वर्ल्ड वॉर के बाद में अमेरिका अपने आप को सुपर पावर घोषित कर देता, ठीक। ये देखिए वर्ल्ड बैंक वगैरह जो है इसी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था यहाँ पर ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के द्वारा। ये इकोनॉमिक पूरी तरीके से एक इंपैक्ट था। इकोनॉमिक क्राइसिस तो हुए होंगे बहुत सारे, जैसा मैंने बताया कई सारे लोग मारे गए थे जब, तो इकोनॉमी भी डाउन हुई होगी क्योंकि मारे जाने वाले लोगों में संख्या किसकी होगी? ज्यादा उन्हीं की होगी ना जो रोजगार लिए हुए लोग हैं, है ना, जिनके पास में रोजगार है, जो घर का अपना खर्चा चलाते हैं। बेसिकली ऐसे लोगों की ही प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी। तो ऐसे लोगों को समाप्त जब कर दिया जाएगा तो उनके घरों में रोजगार की प्रॉब्लम आएगी, तो इकोनॉमिक क्राइसिस भी होना शुरू हो गया, ठीक है। सोशल इंपैक्ट की बात करें तो ह्यूमैनिटी, मानवता खत्म हुई थी पूरी तरीके से क्योंकि 4 करोड़ से ज्यादा लोग, तो मैं कल बता चुका था आपको, मारे गए थे इस वॉर के अंदर, 4 करोड़ से ज्यादा, है ना। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें 2 करोड़ से ज्यादा इंजर्ड या रिफ्यूजी बने थे। रिफ्यूजी बेसिकली वॉर के बाद में इंसान बन ही जाता है क्योंकि उसके पास में रहने के लिए प्लेसेस नहीं होते। वॉर के अंदर जब अटैक किया जाता है तो अटैक करने के बाद में सिविलियंस भी मारे जाते हैं और सिविलियंस की प्रॉपर्टीज भी डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं। तो वो कहाँ जाएंगे फिर? उस वॉर से बचने के लिए भागते हैं इधर उधर। जैसे म्यांमार वाला इशू बहुत देखते हैं आप लोग, कौन सा? रोहिंग्या, ठीक है। रोहिंग्या ये सब हो क्या रहा है? म्यांमार में बहुत बड़ा एक आर्थिक संकट आया, वॉर हुई, उसकी वजह से ये सब चीजें ऐसे अभी पैलेस्टीन के अंदर भी हो रहा है। पैलेस्टीन से भी लोग निकल के इधर उधर रिफ्यूज लेते घूम रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है। यूक्रेन के अंदर भी प्रॉब्लम देखने को मिली। तो ये सब चीजें हुई और ये होता है किसी भी तरीके का। यहाँ पर एक नया चेंज आया था, वो टेक्निक था वॉरफेयर की जिसके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स को यूज किया गया, ठीक है। मतलब अभी तक जो लड़ाइयां होती थी वो सबमरीन या समुद्री इलाकों की लड़ाइयां होती थी। अब लड़ाइयां कैसी हो गई? वो समुद्र के इलाकों से उठ के चली गई हवाओं में, आसमान में। और इसने क्या करा? जन्म दिया न्यूक्लियर वेपन्स को। इसके बाद में अमेरिका के अलावा हर कंट्री
जो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रखती थी, सबको ये बात पता चल गई थी कि जब तक हम न्यूक्लियर कंट्री नहीं बनेंगे तब तक हमें संकट है, कोई ना कोई दूसरा देश हमारे ऊपर अटैक करता रहेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियर वेपन्स को रखना, न्यूक्लियर वेपन्स एक कंपलसरी चीज बन गई फिर हर एक कंट्री के लिए। तो सारे देश न्यूक्लियर वेपन्स रखने लगे, तो एक सोशल इम्पैक्ट हुआ यहाँ पर। ठीक है, देखिए इम्पैक्ट की अगर बात करें तो कैजुअलिटीज का एक डेटा है यहाँ पर दिया गया है, उसके अंदर पोलैंड ही सबसे पहले दिया गया है। पोलैंड की पॉपुलेशन ही 17.2 मिलियन थी, जिसमें से 6 मिलियन लोग मार दिए गए। ठीक है, 17.2 मिलियन में से कितने 6 मिलियन लोग मर गए थे इस वॉर के अंदर। ठीक है, तो ये वो डेटा है। सोवियत यूनियन के अंदर भी देखिए लगभग 14.2 मिलियन, 25 मिलियन की पॉपुलेशन और कितने लोग मर गए 14.2। ठीक है, तो ये बेसिकली डेटास हैं प्रॉपर तरीके के। इन डेटा से सबसे ज्यादा इंपैक्ट अगर किसी के ऊपर पड़ा था वो पोलैंड था, क्योंकि पोलैंड का इस वॉर से कोई लेना देना नहीं था। पहली बात तो नॉर्मल सी आर्मी रखने वाले लोग थे वो लोग, किसी एडवांस आर्मी का पार्ट भी नहीं थे। जर्मनी ने जबरदस्ती उसके ऊपर अटैक किया और अटैक करके सारी चीजों को कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट इन्हीं के ऊपर पड़ा था और इसके अंदर सारी कैजुअलिटीज, इसमें भारत दिख रहा है नहीं दिख रहा ना, तो मतलब भारत में इतनी हत्याएं भारतीय सैनिकों की नहीं हुई थी जितनी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, 0.3 मिलियन का डेटा लास्ट है यहाँ पर। ठीक है, 0.3 मिलियन का डेटा जो यहाँ पे लास्ट है, मतलब 3 लाख लोग यहाँ पर सबसे कम यूएसए में मारे गए थे, क्योंकि यूएसए में एंटर नहीं हुआ था कोई भी, यूएसए बाहर आकर लड़ रहा था। ठीक है, यूएसए में एंटर करके कोई लड़ने नहीं गया था, यूएसए कहां बाहर आकर लड़ रहा था। और इससे कुछ कम 1 लाख के अप्रॉक्स संख्या है जो भारतीय सैनिकों की है, जो भारतीय सैनिक मारे गए थे उसमें। ठीक है, तो ये कैजुअलिटीज है, बहुत बुरा डेटा है। हॉलोकॉस्ट एक चीज देखने को मिलती है हमको। ठीक है, हॉलोकॉस्ट की अगर बात करें हम लोग तो वही है 5 मिलियन ज्यूस को डायरेक्ट मार दिया गया। ये इसी वॉर का ही तो कहीं ना कहीं हम लोग देखें तो कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है, तो हिटलर कर क्या रहा था, बेसिकली इन्हीं लोगों को जिम्मेदार मानता था कि जितने भी लोग विश्व के अंदर अगर गद्दार निकले पूरे के पूरे विश्व युद्ध के दौरान, उन गद्दारों में सबसे ज्यादा रोल किसका होता था, वो यहूदियों का होता था। वो ऐसा मानता था, ये उसकी आइडियोलॉजी थी। ठीक है, उस वजह से उसने कितने 5 मिलियन ज्यूस को मार दिया। ठीक है, और उसके बाद में कुछ ज्यूस बचे, बोला जाता है कि कुछ ही ज्यूस बचे थे, मतलब एक मुट्ठी बोला जाता है। ठीक है, उनमें हजारों की संख्या ही थी मात्र, और उन हजारों की संख्याओं को लोगों ने प्रोटेक्ट करना शुरू किया फिर धीरे धीरे, और प्रोटेक्ट करने के बाद में वो एक देश ऐसा बना जिसने आज के समय में इजराइल जैसे एक स्ट्रॉन्ग नेशन की यहाँ पर क्रिएशन किया, है ना। तो एक मुट्ठी भर लोगों से कैसे इतना बड़ा देश बन गया, ये भी एक काबिल तारीफ है। ये देखो ऐसे करता था हिटलर, मार्क कर देता था सारे ज्यूस को। ठीक है, मतलब जो भी ज्यूस उसको मिलते थे पूरे, उसने अपने जर्मनी के अंदर यह आदेश देके रखा था कि जाओ जनगणना करो जाके, और जनगणना के अंदर जो ज्यूस मिले उनके लिए कंपलसरी कर दो कि वो ये ड्रेस पहनेंगे जिसके ऊपर ये वाला मार्क हो। ठीक है, तो जितने भी ज्यूस के ये मार्क होते थे, पहले उसने पूरे जर्मन में ये मार्क पहनवाना कंपलसरी कर दिया था ज्यूस के लिए। अब ज्यूस को नहीं पता था ना हमको क्यों पहनाया जा रहा है, क्या करा जाएगा हमारे साथ, कुछ नहीं पता था। बाद में पता चला कि जो जो ये मार्क पहन के घूमता था उस सबकी उसने हत्या करवा दी। ठीक है, पहचानना आसान हो गया, अली बाबा 40 चोर मार्क लगा दो। ठीक है, डेमोग्राफिक चेंज एक अगली चीज है। डेमोग्राफिक चेंज की अगर बात करें, इसको थोड़ा सा करंट से रिलेट करना आप लोग आज के समय में, बोला जाता है 2047 आते आते इंडिया के अंदर जो डेमोग्राफिक चेंज है उसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। डेमोग्राफिक चेंज बेसिकली उसको कहते हैं जो पॉपुलेशन, जनसंख्या आपकी होती है, जनसंख्या के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़े। अब वो इम्पैक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारे यहाँ इम्पैक्ट जो पड़ने वाला है भारत के ऊपर इस समय, वो इम्पैक्ट ये है कि हमारी जितनी भी यंग पॉपुलेशन है वो सब बूढ़ी हो जाएगी। ठीक, मतलब फिर नए बच्चे आ ही नहीं रहेंगे, बड़े ही नहीं होंगे, है ना। ऐसा नहीं होगा क्या, होगा ऐसा। लेकिन जो पॉपुलेशन आगे चल के बढ़ेगी हमारी, उसमें जो एक रेशियो है आज के समय में, यंग पॉपुलेशन ज्यादा मानी जाती है। आज के समय में इंडिया सबसे यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। इस यंग पॉपुलेशन के पास में बहुत सारी रिसोर्सेज ना होते हुए भी ये इतना रिसोर्सफुल है कि दुनिया के अंदर अपने दम पे कार्य कर सकते हैं। लेकिन 2047 तक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कुछ ही लोग बचेंगे जो यंग होंगे, बाकी सब बूढ़े हो चुके होंगे या फिर बच्चे होंगे।
फिर इस देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसके हाथों में होगी? क्योंकि यंग पॉपुलेशन बहुत कम होगी। इसलिए बोला जा रहा है बार बार कि ये जिम्मेदारी अभी से हमारे हाथों में है। अगर हमने अभी स्टेबल कर दिया इंडिया को कि जो 50-100 साल तक चल जाए प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेज के बेसिस पे, वरना 2047 एक समय ऐसा आएगा जब हम लोग पूरी तरीके से विश्व में पिछड़ चुके होंगे, जो आज के समय में और कंट्रीज में हो रहा है ना। जापान के अंदर बेसिकली यही सबसे बड़ा क्राइसिस आया था, बूढ़े वहां पे बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है, जिसकी वजह से वो लोग धीरे धीरे क्राइसिस में, उसने फिर एक पॉलिसी अपनाई, ठीक है। चाइना के एग्जाम्पल फिर उसके बाद में आया, चाइना के अंदर भी धीरे धीरे सब बूढ़े हो गए, तो वो लोग पॉलिसी चेंज कर देते हैं, उसके बाद में उसको अपनाना शुरू करते हैं। लेकिन इंडिया के पास में ऐसा कोई पॉलिसी पहले से बनी नहीं, हमारे यहाँ कोई जनगणना वाला या फिर कह सकते हैं जो भी रूल चल रहे हैं उन रूल के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन को लेकर कोई रूल नहीं बनाया गया बेसिकली कि कंट्रोल कैसे करना है, क्या करना है कंट्रोल के लिए। कोई लीगल कानून तो बना नहीं है ना कि 2 ही बच्चे, 4 बच्चे, 6 बच्चे, ऐसा कोई कानून तो नहीं है ना, किसी भी तरीके का नहीं। तो हम आगे चल के कौन से कानून को ब्रेक करेंगे जिसके थ्रू हम अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे? कोई कानून ही नहीं है ना। तो भारत को अभी से सोचने की जरूरत है, खासकर हम लोगों को, कि 2047 के इस डेमोग्राफिक चेंज को हम लोग किस तरीके से देखते हैं, और वो अभी करना है। अभी एजुकेशन अगर बढ़ेगी, अभी हम लोग पूरी तरीके से एजुकेटेड होकर दूसरों को एजुकेट करना शुरू करेंगे, क्योंकि आने वाली जनरेशन टिकटॉक वाली है, देखिए ना क्या वो उसी में कुछ है, सब सारे के सारे वो रील्स और इंस्टाग्राम, फेसबुक आगे और हो सकता है इससे भी कुछ बड़ा हथियार आ जाए उनके पास में, वो पबजी वाले गेम उसी में खोए रहते हैं हमेशा। तो ये लोग, तुम्हें लगता है इनके हाथों में देश का फ्यूचर है? इनके हाथों में खुद का फ्यूचर नहीं है, तो वो देश का फ्यूचर क्या संभालेगा? मैंने देखा 2-2, 3-3 महीने का बच्चा फोन लेके बैठा हुआ है, 2-2, 3-3 महीने का, जो सही से बैठ नहीं पा रहा है, और वो फोन लेके अत्ता कर रहा हो करता है। मतलब उसे तब समझ आ रहा है, हमें नहीं समझ आ रहा है क्या समझ आ रहा है, लेकिन उसे तब समझ आ रहा है, ठीक है। मैं ऐसे बच्चे तक देखा हूं कि वो चाहे तो उसमें चाइल्ड लॉक लगा के रख दो, कुछ भी लगा के रख दो, वो सब खोल लेते हैं, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी भी तरीके से, उन्हें सब आता है। तो ये एडवांस पॉपुलेशन आ रही है हमारी आने वाले समय में, ठीक है। ये पहले ऊपर से ही लोडेड होके आ रही है, उसको पता है कि आगे चल के क्या करना है। तो इतनी एडवांस पॉपुलेशन जो आ रही है, इसको मुझे नहीं लगता कि इनका ध्यान सोशल जो भी हमारी पॉलिसीज है उसके ऊपर होगा, क्योंकि ये दुनिया इसी में खोई रहने वाली है, फोन में हमेशा। तो ये फोन में खोई रहने वाली दुनिया आगे चल के क्या करे, है ना। हम ही लोग कभी सोच चुके हैं वैसे, फोन वही दिखता है, ऐसा होता है। तो ये डेमोग्राफिक चेंज हुआ है बहुत बड़ा, और इसके अंदर सबसे ज्यादा जो डेथ हुई थी वो यंग मेल पॉपुलेशन थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के अंदर जाने वाले पुरुष ही होंगे, और पुरुष बूढ़े तो जाएंगे नहीं, ठीक है, कौन जाएंगे? यंग मेल पॉपुलेशन जाएंगे। 25 से 40 साल के लोग ज्यादातर गए थे, और आप लोग जो देख रहे हो 4 करोड़ जो लोग मारे गए, उसमें मैक्सिमम लोग यही, ठीक है, यंग पॉपुलेशन, ठीक है। कितने कौन लोग बचा? या तो ओल्ड बचे, या चिल्ड्रन बचे, या विमेन पॉपुलेशन बचे, यही लोग बचे थे दुनिया के अंदर। अब बताओ क्या मजबूरी नहीं होगी दुनिया के सामने? विमेन एम्पावरमेंट हम लोग को एक बहुत बड़ा वो लगता है ना कि भाई बहुत बड़ा सोशल चेंज आया, लोग आगे बढ़े होंगे, क्रांतिकारियों ने ऐसा किया, महिलाओं का उत्थान करने में लग गए। कुछ नहीं ऐसा, मजबूरी थी महिलाओं को आगे बढ़ाना। हाँ, मजबूरी थी, जब बचे ही नहीं मेल पॉपुलेशन तो क्या करोगे? महिलाएं बची है, घर कैसे चलेगा? यही तो चलाएंगी। तो फिर जो फीमेल पॉपुलेशन बचा, उस फीमेल पॉपुलेशन को इन्होंने फिर यहाँ पर पूरी तरीके से एजुकेट करना शुरू किया, जॉब में आगे बढ़ाना शुरू किया, तब जाके विमेन एम्पावरमेंट शुरू हुआ। और विमेन एम्पावरमेंट कोई ये नहीं, आप इस बात को बिल्कुल भी मत सोचिए कि दुनिया के अंदर बहुत अच्छे लोग आए और उन्होंने महिलाओं को विकास में और आगे बढ़ने की कोशिश की, है ना। तो कोई इतना अच्छा नहीं था, लोगों के सामने मजबूरियां थी, और उस मजबूरियों को यहाँ पर देखा गया, तभी जाके आगे चल के वोटिंग राइट्स महिलाओं को मिले। यही इसी के बाद तो है सारा का सारा सीन कि महिलाओं को राइट्स दो, महिलाएं संभाल रही हैं। और महिलाओं ने जब संभाला तो लोगों को लगा वर्ल्ड वॉर में अगर 2 करोड़ महिलाएं भी भेज देते तो शायद 4 करोड़ ना मरते, ठीक है, वॉर खत्म हो जाता है एक दूसरे को देख देख के। हाँ, वो डिप्लोमेसी यूज नहीं करेंगे लोग। तो ये देखिए सोशल इम्पैक्ट की अगर बात करें तो उसके बारे में बहुत सारी
हाँ वही सारे मर्द ही लड़ रहे हैं आपस में, तो मर ही जाएंगे और क्या होगा। तो ये बेसिकली यहाँ पर सोशल इम्पैक्ट जो हुए उस इम्पैक्ट के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक थी जिसका नाम था बर्लिन। ठीक है, बर्लिन द डाउनफॉल बोला गया। ठीक है, इसके अंदर पूरी तरीके से महिलाओं के एक्सप्लॉयटेशन को लेकर बात की गई है, क्योंकि पूरे दुनिया के अंदर जो वॉर के अंदर लोग जाते थे वो मेल पॉपुलेशन चली जाती थी। यूरोप के अंदर जो भी लोग जाते थे वॉर में, उसमें मेल पॉपुलेशन चली जाती थी, बची फीमेल पॉपुलेशन। अब फीमेल पॉपुलेशन के साथ में तमाम तरीके के शोषण होते थे, चाहे वो कार्य को लेकर हो, क्योंकि उन्हें घर में कार्य करने के अलावा बाहर की कार्य भी करने हैं। ठीक है, अपने घर को भी चलाना है, तो उसको लेकर उसे मजदूरी कराने से लेकर, और उनके साथ बहुत सारी रेप की घटनाएं भी यहाँ पर हुई, जिन घटनाओं के बाद में महिलाओं के एक्सप्लॉयटेशन को इस बर्लिन बुक के अंदर लिखा गया है। ठीक है, कि अगर जर्मनी के अंदर कोई फ्रांस की आर्मी अटैक करती है और वो फ्रांस की आर्मी जर्मनी में घुसी, तो वो महिलाओं को वहां टारगेट करती थी। ठीक है, और वहां की महिलाओं के साथ में ऐसे शोषण हुआ करते थे। ऐसे भारत के बहुत सारे दंगे हुए इतिहास के अंदर, आप देख सकते हो, जिसके अंदर ये एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। बिल्किस बानो केस चल रहा है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो उसके बारे में, है ना। देखिए उसके बाद सोशल इम्पैक्ट में एक और बुक आई थी जिसको द डायरी ऑफ अ यंग चाइल्ड बोला जाता है। एक तो महिलाओं के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, और दूसरा इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा था, बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा। ठीक है, बच्चे जो चाइल्ड थे, जो छोटे बच्चे थे, अब उनके घर के बड़े अगर मारे गए तो वो बच्चे किस तरीके से अपने आप का सर्वाइवल करेंगे। किसी किसी के माता पिता दोनों मार दिए गए वॉर के अंदर। अटैक होता था जब हेलीकॉप्टर मारता था तो सिविलियंस जो थे वो भी तो मारे जाते थे। 4 करोड़ से आर्मी ही थोड़ी लड़ने गई थी, सिविलियंस भी तो मारे गए, है ना। तो वो सिविलियंस जो मारे गए उनमें बच्चे बचे और अपने माँ बाप को खो चुके थे। आज के समय में मीडिया है, हम लोग देखते हैं जो फिलिस्तीन इजराइल में हो रहा है, देखे नहीं बच्चे छोटे छोटे, है ना, कोई मिट्टी लपेट रहा है, रो रहा है, हाथों में खून लगा हुआ है, और माँ बाप मर चुके हैं, है ना, वो उनके दामन को पकड़े बैठे हैं, रो रहे हैं। ये सब चीजें देखने को मिल जाती हैं, लेकिन ऐसा पहले भी हुआ। तो इम्पैक्ट इन लोगों के ऊपर भी पड़ा, इन बच्चों के ऊपर पड़ा। एने फ्रैंक ने ये किताब लिखी थी और बहुत ही खूबसूरत किताब है। मतलब आप इस किताब को अगर जो व्यक्ति पढ़ लेगा उसका विश्वास ही उठ जाएगा एकदम कि वायलेंस या हिंसा नाम की कोई भी चीज सही है, बिल्कुल उठ जाएगा। क्योंकि इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ किसी व्यक्ति को नहीं होता है, नेचर को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और वो नेचर आपका मतलब यही है कि आप अपने नेचर अंदर के मानव को मार देते हो, और वो मानव कभी जीवित नहीं हो पाएगा। कैरिकुलम में भी डाली गई थी। हाँ, डाली गई थी। इसको बाद में बोला भी गया था कि इसको पढ़ा जाए, लोग इसको देखें और इससे सीखें। ठीक है, देखिए कुछ बुरे लोग थे तो कुछ अच्छे लोग भी थे, जिनमें से एक नाम हमारे पास में शिंडलर है, ऑस्कर शिंडलर इनको बोला जाता है। ठीक है, ऑस्कर शिंडलर ये वो व्यक्ति हैं जो बचे हुए ज्यूस थे, 1000 की संख्या बोली जाती है अप्रॉक्स। इन्होंने उन 1000 की संख्या के लोगों को अपने यहाँ शरण दी थी, बचा के रखा था। ऑस्कर शिंडलर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1000 ज्यूस को संभाला, उनको प्रोटेक्ट किया। आज के समय में ज्यूस इनकी पूजा करते हैं और ये क्रिश्चियन थे। ठीक है, और इन्होंने किसको बचाया था, ज्यूस को बचाया था। जर्मन रेस के सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति के फॉर्म में इन्हें माना भी जाता था, लेकिन फिर भी ये किसको बचा रहे थे, ज्यूस को बचा रहे थे। 1000 ज्यूस जो बचे उन्होंने आगे चलकर अपनी पॉपुलेशन के ऊपर वर्क किया और आज के समय में इजराइल जैसे बड़े नेशन को क्रिएट कर दिया। और इतना शक्तिशाली नेशन है वो कि इजराइल के ऊपर अगर कोई आंख भी दिखा देता है तो वो घर में घुस के मारता है। उसका ये वाला आइडिया है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि वो इतना ज्यादा सह चुके हैं चीजों को कि बोले अब जुल्म जो था वो अब बर्दाश्त कर लिया, अब नहीं करेंगे, अब कोई आग भी दिखाएगा फोड़ देंगे। तो बेसिकली यही होता है कि अब हमास को लेकर जो भी बातें चल रही है, फिलिस्तीन को लेकर, ये युद्ध बहुत पहले समाप्त हो चुका होता था, क्योंकि इसमें है कुछ नहीं, सिर्फ इधर उधर अटैक्स हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, इसका कोई रिजल्ट भी नहीं निकलना। ये बात इजराइल को बहुत अच्छे से पता है, लेकिन इजराइल उस जिद के अंदर है कि मैं पूरे के पूरे हमास और फिलिस्तीन को खत्म करके रहूंगा, वो जिद है। ठीक है, तो जिद के अंदर भी कभी कभी वॉर लड़े जाते हैं और जिद ही लोगों को बर्बाद भी कर देती। रशिया यूक्रेन देख लो, रशिया सिर्फ जिद में लड़ रहा है। उसके लिए यूक्रेन को जब वॉर शुरू हुआ था सबने सुनी होगी ये न्यूज़, 1 हफ्ता लगेगा यूक्रेन को समाप्त कर देगा, सिर्फ 1 हफ्ता लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तरीके की चीजें होती हैं। एक तो ये होती है कि रशिया ने जब अटैक करना शुरू किया, तो रशिया ने जब अटैक करना शुरू किया, रशिया मोस्ट पावरफुल नेशन है उस इलाके का पूरा, और वो यूक्रेन को खत्म कर सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जो सोल्जर्स कम संख्या में होते हैं और उनको अपना अस्तित्व ही बचाना होता है, क्योंकि पता था ना यूक्रेन को, उसके बाद यूक्रेन खत्म, फिर हमें रशिया की गुलामी करनी पड़ेगी।
तो वो लोग हाईली मोटिवेटेड होते हैं, उनमें एक भी बचेगा ना तो वो 100 को मार देगा, एक भी बचेगा। तो वो इतने हाईली मोटिवेटेड है यूक्रेन के सैनिक जो हैं, वो रशिया के किसी भी अटैक को आसानी से झेल भी रहे हैं, बर्दाश्त भी कर रहे हैं और हार भी मानने को तैयार नहीं। वरना ये समझने में सच में एक हफ्ते से ज्यादा नहीं लगता। तो ये होता है बेसिकली, कुछ अच्छे लोग भी मिल जाते हैं जो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आगे मानवता के लिए भी कार्य करते हैं। इन्होंने मानवता के लिए कार्य किया, कुछ भारतीय भी थे, उन्होंने भी मानवता के लिए कार्य किया, जिसमें ये है, ठीक है, कौन है ये बेसिकली गुजरात के जामनगर का जो इलाका है, उस जामनगर के इलाके के बेसिकली आप कह सकते हो कि बहुत बड़े जमींदार थे, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पर पोलैंड के जितने भी रिफ्यूजी थे, पॉलिश रिफ्यूजी जिनको कहा जाता था, उन रिफ्यूजीज को भारत के अंदर बुलाकर शरण दी थी, ठीक है। अब किसी नेशन के अंदर बुलाकर शरण देना, जब वो नेशन खुद ही संकट में है, क्योंकि भारत खुद लड़ रहा है अपनी लड़ाई और वो खुद उलझा हुआ है इन सब चीजों में, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने पॉलिश जितने भी चिल्ड्रन यहाँ पर अनाथ हो गए थे, जितने भी अनाथ हो गए थे, उन सबको बुला के अपने रिफ्यूजी वाला कैंप लगाकर और सबको पाला गया। तो आज तक पोलैंड के रिलेशन भारत के साथ में इसलिए अच्छे माने जाते हैं क्योंकि ये एग्जाम्पल बार बार उनके सामने आ जाता है कि किसी भारतीय ने हमारी इस तरीके से मदद की थी वॉर पीरियड के दौरान, है ना। तो ये भी देखने को मिली है बहुत सारी चीजें। पॉलिटिकल इम्पैक्ट का क्या हुआ कि पूरी की पूरी बाउंड्रीज ही बदल गई। क्या नाम है इनका? इनका नाम शायद जयसिंह था, शायद कंफर्म कर लूंगा मैं एक बार, लेकिन जयसिंह मुझे याद आ रहा है। जामनगर के ये जो थे बहुत बड़े जमींदार थे, ध्यान रखिएगा बस इतना, शायद जयसिंह था, एक बार मैं कंफर्म कर लूंगा, बता दूंगा। ठीक, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़े कि फिर से पूरा का पूरा बाउंड्रीज का क्रिएशन हो गया। तो आज के समय में हम जैसा यूरोप देखते हैं, जो ये बाउंड्रीज देख रहे हो प्रॉपर तरीके से यूरोप की बनी हुई, ये बाउंड्रीज ऐसी नहीं थी, ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद क्रिएट हुई तमाम बाउंड्रीज, ठीक है। वो चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड हो गया, सर्बिया हो गया, यूक्रेन भी हो गया, अगर हम लोग लें तो ऐसी तमाम चीजें थी जिनका फिर से क्या हुआ, डिवीजन होना शुरू हो गया। और वो डिवीजन ऐसा हुआ जिसने आगे चलकर भी एक टॉपिक इससे रिलेट करेगा, जिसको हम लोग पढ़ते हैं यूएसएसआर का विघटन, ठीक है। तो इसका एक जो इम्पैक्ट पड़ा था वो यूएसएसआर के ऊपर बहुत बुरा पड़ा। बाकी सारी कंट्रीज ने तो बैलेंस कर लिया, लेकिन यूएसएसआर के ऊपर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, जिससे बहुत बड़ा यूएसएसआर का विघटन हो गया, है ना। तो उसको पढ़ेंगे। फिलहाल ये नई बाउंड्रीज फिर से बन गई और इन बाउंड्रीज के अंदर ज्यादा कंट्रोल, देखिए जो जर्मनी थी, अगर मैं प्रॉपर जर्मनी की बात करूं, ये प्रॉपर जर्मनी तो था, सब कंट्रोल जर्मनी का। ये वाला इलाका तो फ्रांस को वापस दे दिया गया, फ्रांस के कंट्रोल में आ गया इस इलाके के ऊपर, ठीक है। यहाँ वाला जो इलाका था, म्यूनिक वाला इलाका, इस सबके ऊपर कंट्रोल किसने कर लिया, यूएसए के ऊपर आगे कंट्रोल कर लिया, जर्मन के इस इलाके के ऊपर। चेकोस्लोवाकिया को इंडिपेंडेंट कर दिया गया, पोलैंड को एकदम अलग कर दिया गया, ऑस्ट्रिया को एकदम सेपरेट कर दिया गया। ग्रेट ब्रिटेन ने यहाँ पर आकर इस पूरे ऊपर के नॉर्दर्न इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया। बेल्जियम को अलग कर दिया गया और यूएसएसआर ने बर्लिन के इलाके के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल ले लिया। मतलब जर्मन को वॉर के बाद में सबने अपने अपने हिस्से में जो आया नोच के खा लिया प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ये वॉर का अंत था जहां जर्मन पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गया और इतना डिवीजन पहले नहीं हुआ था जर्मन का जितना अब हो गया। धीरे धीरे जर्मन पावर्स ने फिर से खुद को यूनाइट करना शुरू किया और ये लोग वापस यूनाइट हुए। मैंने बताया था जब जर्मनी का यूनिफिकेशन बता रहा था, मैंने कहा ये फर्स्ट फेज है जर्मनी के यूनिफिकेशन का, सेकंड फेज 1950s के दौर में आता है। इसी के बाद में जर्मनी फिर से अपने आप को यूनाइट करके एक नेशन बनता है, ठीक है। और बाद में कंट्रीज भी उसको छोड़ देती है और कोई वॉर भी उसके बाद में नहीं होता है। वो फॉल ऑफ बर्लिन सुना होगा आपने, ठीक है, बर्लिन का गिरना, फॉल ऑफ बर्लिन, ठीक है। तो फॉल ऑफ बर्लिन जब 1948 के अंदर बात करते हैं हम लोग, तो उसी की चर्चाएं हैं बेसिकली, जहां पर जर्मनी फिर से अपने आप को एक करना शुरू करता है। तो हम लोग के सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए हम लोग उसके अंदर नहीं जाते। उसके बाद में सुपर पावर इमर्ज करी, जिसमें यूएसए और यूएसएसआर दो सुपर पावर, दोनों विजयी है, दोनों जीती हुई पावर्स है और दोनों यहाँ पर आगे बढ़ी। और आगे बढ़ के अगर आप देखोगे सुपर पावर्स में दो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो गए, जिसकी वजह से दोनों सुपर पावर्स अपने आप को आइडियोलॉजिकली हमेशा अलग रखती हैं और कभी भी यूनाइट होकर किसी भी कार्य के ऊपर कार्य नहीं करती हैं। अगर यूएसए बोलेगा कि उसको इजराइल को सपोर्ट करना है तो रशिया ऑटोमेटिकली हमास या पैलेस्टीन के सपोर्ट में आ ही जाएगा, ठीक है। और ये क्यों होता है, इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। एक तो कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म,
ठीक है, एक तरफ पूंजीवादी लोग हैं और एक तरफ साम्यवादी लोग हैं। और दूसरी बात करें डेमोक्रेसी वर्सेस टोटलिटेरियन, ठीक है, इसका मतलब लोकतंत्रवादी एक तरफ पूरी की पूरी सोच है जिसको यूएसए बोला जाता है, और ये लोकतंत्र के विरोधी लोग हैं, मतलब सरकार सिर्फ एक ही रहनी चाहिए, एक ही सरकार हमेशा चलती रहनी चाहिए। तो ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है जिसकी वजह से 1945 के बाद से 1989 तक लगातार क्या चलता रहा, कोल्ड वॉर, ठीक है, ये 1989 तक चला है। कब से? 1945 से स्टार्ट होकर 1989 तक। अब ये कोल्ड वॉर पूरा का पूरा आपके सिलेबस का पार्ट है। इस कोल्ड वॉर में क्या क्या चीजें हुई, कैसे कैसे कब कब क्या क्या घटनाएं घटी है, वो सब भी आपके सिलेबस का पार्ट है, और कैसे कैसे आपको इसको कवर करना, ये सब चीजें हम लोग आगे आने वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, ठीक है, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट इसी कोल्ड वॉर का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि जब कोल्ड वॉर चल रहा था, भारत भी आजाद हो गया था, तो उसके बाद में जो नए नेशंस बने दुनिया के अंदर 1950s में, तो नेशंस को बोला गया कि आप किसका समर्थन करेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ लोग बोले हम नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, नाम में जाएंगे। नाम का मतलब बेसिकली क्या हुआ, हम ऐसे लोग बनेंगे जो ना तो यूएसए की तरफ समर्थन देंगे, ना यूएसए साहब को समर्थन देंगे। इसमें एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल कौन है? भारत, इंडिया नाम का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। नाम का पार्ट बोला जाता है कि भारत ने किसी को समर्थन नहीं दिया, डिप्लोमेटिक रहा। तो नाम मूवमेंट चलाने वाले नेताओं में सबसे बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, तो ये आंदोलन इस तरीके से चला, ठीक है। एक पॉलिटिकल इंपैक्ट देखिए क्या पड़ा, पॉलिटिकल इंपैक्ट एक पड़ा साम्राज्यवाद के प्रिंसिपल के ऊपर, या विस्तारवादी नीति जो इंग्लैंड अपनाया हुआ था, इस साम्राज्यवादी या विस्तारवादी नीति को खत्म कर दिया गया और भारत को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाने के ऊपर कार्य किया जाने लगा। चाहे भारत हो, चाहे अफ्रीका हो, जो भी कंट्री साम्राज्यवाद या फिर कहीं ना कहीं विस्तारवादी नीति का शिकार है, उन नीतियों को समाप्त करके वहां पर उनको आजाद किया जाएगा। जैसे अटलांटिक चार्टर की बात मैंने बताई थी आपको, उसके अंदर साफ तौर पर घोषित कर दिया गया था कि अब कोई भी नेशन किसी भी नेशन के अंडर में नहीं रहेगा और उनको आजाद कर दिया जाएगा। मतलब ब्रिटेन की शक्तियों को समाप्त करने की यहाँ पर बात हुई। तो ब्रिटेन को बेसिकली यहाँ ऐसे करके समाप्त कर दिया गया, भारत को आजाद कर दिया गया, उधर अफ्रीका की आजादी की बात हो गई। हाँ, दो नए कॉन्सेप्ट यहाँ से मिले, एक न्यू इंपीरियलिज्म और न्यू कोलोनाइजेशन, ठीक है, मतलब नया साम्राज्यवाद। यहाँ पर जो एक शब्द है जो आप देखने को मिल रहा है, इसका मतलब बेसिकली क्या है, ये आज के समय में लागू होता है। आज के समय में साम्राज्यवाद ऐसे होता है, कैसे होता होगा, आज के समय में भी एक नेशन दूसरे नेशन के ऊपर रूल कर रहा है, लेकिन दिखता नहीं, अपनी पपेट गवर्नमेंट बिठा के, चलो एक एग्जांपल मान ले पपेट गवर्नमेंट, लेकिन ऐसे एग्जांपल बहुत कम है, जैसे चाइना जैसे श्रीलंका के अंदर करता है। हाँ एग्जैक्टली, ये एग्जांपल आप कह सकते हो अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये जो नया साम्राज्यवाद है, इस नए साम्राज्यवाद में जो कंट्रीज हैं, जो पावर सुपर पावर कंट्रीज होती हैं, वो अपनी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज सारी उठा के एक ऐसे नेशन में डाल देती हैं जिस नेशन से वो अपना अच्छा प्रॉफिट उठा सके, और इसी प्रॉफिट को उठाते उठाते वो लोग क्या करते हैं, उस देश को कब्जा लेते हैं। जैसे चाइना धीरे धीरे श्रीलंका को कब्जा रहा है, ठीक है, ऐसे कुछ बाहरी इंडस्ट्रीज भारत में आना शुरू हुई थी, ठीक है, भारत में आना शुरू हुई। भारत के अंदर आपको पता है कि हमने अपना लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कब किया, 1992, ठीक है, 1947 से 92 तक हम लोग बंद बाजार थे प्रॉपर तरीके से। इसका क्या मतलब, हम विदेश के किसी भी लोगों के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। हमें फिर ये डर लग रहा था कि कोई इंग्लैंड जैसी कंपनी ना आए और हमारे यहाँ की इंडस्ट्री लगा के फिर हमारे ऊपर कब्जा कर ले, तो हम डर रहे। लेकिन धीरे धीरे 1992 में मजबूरी थी, हमने खोल दिया, ओपन करना मजबूरी थी, क्योंकि हमारे ऊपर लोड बहुत ज्यादा था, इतना ज्यादा बर्डन था कि हमको लोन बहुत चुकाना था, तो हमने खोला, लॉस में थे। खोलने के बाद में कुछ इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ आई, ब्रिटेन की भी आई, फ्रांस की भी आई, ठीक है, जर्मन की भी आई, और बेसिकली यूएसए की कंपनीज आई। उन कंपनीज ने भारत के मार्केट्स को कैप्चर करना शुरू कर दिया, बड़े बड़े मार्केट्स बनाना शुरू कर दिए। एप्पल वन ऑफ द मार्केट देखते हैं हम लोग यूएसए का, ठीक है, उसने इतना कैप्चरिंग भारत के ऊपर कर ली। फोन मार्केट के अंदर अगर सबसे ज्यादा प्रॉफिट कोई उठा रहा है तो वही उठाता है। ये छोटे छोटे फोन जो चाइना वाइना वाले बिकते हैं, इनमें कोई खास प्रॉफिट नहीं होता है कंपनीज को, ठीक है, लेकिन एप्पल एक फोन भी बिक जाता है, अच्छा मार्जिन उठा ले जाता है। तो और एप्पल बहुत बिक रहा है आज के समय में। भारत की 25 से 30% पॉपुलेशन पे आईफोन है,
तो ये इतना बड़ा मार्केट कैसे क्रिएट हो गया। तो ये धीरे धीरे यूएसए ने अपनी पैठ यहाँ पर जमाई और जमाने के बाद में यहाँ पर उन्होंने इस चीजों को किया। तो ये क्या है, ये भी नया साम्राज्यवाद ही तो है पूरी तरीके से। तो इस नए साम्राज्यवाद को कोई बाहरी कंपनी आकर जब भारत के अंदर इस तरीके से फैलाती है, उसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये नया साम्राज्यवाद सिर्फ और सिर्फ भारत में नहीं, हर नेशन के अंदर देखने को मिलता है। तो ऐसे चाइना की भी बहुत सारी गुड्स है, चाइना की भी बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो भारत के अंदर चलती है और वो मार्केट को कैप्चर कर लेंगे, वो चीजें भी होती है। तो ये नया साम्राज्यवाद इसके बाद में पनपा, ठीक है। और ये तो मैंने बताया दिया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूएनओ का भी फॉर्मेशन देखने को मिलता है उसके बाद में, और यूनाइटेड नेशंस बहुत सारी कंट्रीज इसका पार्ट बनती हैं। और आज के समय सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ सहयोग कर इस पूरे के पूरे वॉर को रोकने की कोशिश करती हैं। वो नहीं चाहती कोई पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो, और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट से ज्यादा इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट से बचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीजें इसके पार्ट हैं और इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बेसिकली पूरा का पूरा वर्ल्ड वॉर सेकंड है। इस वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में जो मैंने आपको कुछ पॉलिटिकल फिलॉसफीज बताई थी, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कुछ दार्शनिक चीजें हैं जिसको समझना पड़ना जरूरी है, जो आपके यहाँ पर प्रॉपर तरीके से यूपीएससी का जो सिलेबस है उस सिलेबस में से वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट बिल्कुल नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री के अलावा ये आपके जो ऑप्शनल, कोई भी ऑप्शनल आप पढ़ोगे, ठीक है, हिंदी साहित्य के अलावा और अंग्रेजी साहित्य के अलावा, हर एक ऑप्शनल के अंदर इन फिलॉसफीज का योगदान है, ठीक है। जितने भी आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं उन सब में इन फिलॉसफीज का योगदान है। आपको समझना पड़ेगा पूंजीवाद क्या है, आपको समझना पड़ेगा समाजवाद क्या है और साम्यवाद क्या है। चाहे आप एसेज लिखें, चाहे आप एथिक्स का कोई पेपर दें, या आप किसी भी ऑप्शनल पेपर के अंदर चले जाएं, आपको ये दिखेगा जरूर, ठीक है। तो ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके ऊपर चर्चाएं बेसिकली की जाएंगी। लेकिन इसके अलावा मैं कुछ चीजें सोच रहा था आप लोग के भले के लिए, ठीक है। तो क्योंकि अच्छा आदमियों में सोच लेता हूँ तो मैं ये सोच रहा था, जैसे आपका पीसीएस का पेपर निकट है, करीब है ना, और आरओ का भी पेपर कुछ लोगों ने भरा हुआ है, वो भी करीब है ना। तो आरओ और पीसीएस आप लोग ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद तो लगाए नहीं होंगे, पूरी उम्मीद है मुझे, ठीक है। खुद तो लगाओगे, पेपर आ जाएगा अगले दिन लास्ट डे, सोचोगे बैठ के अरे काश लगा दिए। तो वो वाला सीन आने से पहले ही मैं सोच रहा था कि आपको प्रीवियस ईयर की एनालिसिस करा दी जाए, जो बेसिकली शुरू करेंगे हम लोग आरओ के एग्जाम से, ठीक है, क्योंकि आरओ का रियल एग्जाम है। ये टॉपिक मैं आपको 1 घंटे पढ़ाऊंगा जो भी वर्ल्ड हिस्ट्री के चल रहे हैं, और 1 घंटे के अलावा जो हमारा बकाया टाइम है, बचा हुआ टाइम है, उसके अंदर जो आपका एग्जाम आ रहा है, अपकमिंग एग्जाम, चाहे वो आरओ हो चाहे पीसीएस हो, उससे रिलेटेड में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएगा, ठीक है। तो जिससे एमसीक्यूज भी आपके प्रॉपर तरीके से होते रहे और आपको एटलीस्ट समझ आ जाए कि आपने जो पढ़ा है अभी तक इतिहास में, मैंने ऐसे फालतू तो नहीं पढ़ा दिया, ठीक है, मैंने कुछ काम का पढ़ाया भी, आपको नहीं पढ़ाया। और अगर मुझे भी लगे कि कुछ बच गया तो मैं भी फिर उसके बाद में उन चीजों के ऊपर फोकस करके आपको वो चीजें फिर से रिपीट करा दूं, है ना। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके उसके ऊपर काम करते रहेंगे, और लगभग देखिए 11 फरवरी तक कोशिश करेंगे पहले आरओ के सारे टेस्ट निपटा लें, जिससे 11 फरवरी का आरओ का एग्जाम अगर किसी को क्लास में देना होगा वो निपट जाएगा, ठीक है। अगर सबको देना बहुत अच्छी बात है। और ये यकीन मानिए अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करके आप लोग चले गए, चाहे आरओ हो चाहे पीसीएस हो, 60% पेपर ऐसे सॉल्व कर दोगे, 60%। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस का मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं कि डिकोडिंग करनी है, यहाँ तो डिकोडिंग भी खास नहीं करनी होती है, यहाँ तो सिर्फ आप रटो जाए प्रॉपर तरीके से। अगर रट्टा भी मार दिया पिछले 15 साल के पेपर्स का, तो आपको 60% पेपर वैसा ही मिल जाएगा जैसा पहले था, है ना। तो पिछले 15 सालों का कंपाइलेशन अगर आपने कर लिया और उसको अच्छे से सॉल्व कर लिया, तो आपको वो कंपाइलेशन का रिजल्ट यहाँ मिल जाता है, ठीक है। तो उसके ऊपर ये सब चीजें तो बहुत लंबा टॉपिक है क्योंकि मेंस में चलती है, ठीक है। अब मेंस आपके उस मेंस की वजह से प्रीलिम्स डिस्टर्ब हो, मैं वो भी नहीं चाहता, तो दोनों चीजों को बैलेंस लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये बेसिकली आज से थोड़ा सा अलग मूव करते हैं चीजों को लेके, इसमें
इसके अंदर देखिए आरओ के मेंस के और प्रीलिम्स के सारे पेपर। जब भी आप किसी भी आयोग का एग्जाम देते हो उस आयोग के बड़े बड़े पेपर्स को लगा लिया करो। यूपीएससी का अगर आप एग्जाम देने जाते हो तो सिर्फ और सिर्फ आईएएस के आयोग के पेपर को नहीं लगाना होता प्रीवियस ईयर में, वहां पे सीडीएस भी लगाना होता है, ठीक है, वहां पे ईपीएफओ भी लगाना होता है। तो ऐसे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाने होते हैं, क्योंकि आयोग की सोच पता चलती है वहां से, आयोग क्या सोच रहा है इस बेसिस पे। तो अगर आप यूपीपीसीएस के एग्जाम देने जा रहे हो तो आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस लगाने से पहले उस आयोग के बड़े बड़े एग्जाम्स के सारे पेपर लगा लो। पहले तो पीसीएस का लगाना ही लगाना है और उसके अलावा आरओ का भी लगाना है, क्योंकि वही आयोग करा रहा है और लगभग पैटर्न से है ना। तो इस वजह से अब देखिए इसके अंदर एक एग्जाम हुआ था मेंस का, ठीक है, 14 अप्रैल 2022 में, और यही लास्ट एग्जाम में आरओ का, इसके बाद कोई एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक है, यही पेपर। हाँ, ये तो एप्लीकेशन, ठीक है। देखो सॉल्व पेपर जानबूझ के लाने का मतलब ये था, ऐसा नहीं कि मुझे आंसर नहीं पता होगा, ठीक है, मुझे पता है आंसर। और इतिहास मैं बेसिकली पहला सेक्शन इतिहास ही कराऊंगा तो मुझे आंसर पता है। इसके लाने का मतलब बेसिकली यही था, क्योंकि इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी करते चलेंगे, इस वजह से मैं इसको लेके आया। आरओ का पीसीएस का मेंस का पहला ही क्वेश्चन देखिए क्या है, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था, ठीक है। अब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, रटी हुई है आई थिंक, कि वो नाम दौलत खान लोधी है। दौलत खान लोधी, क्योंकि ये पार्ट में पढ़ा चुका हूं, आपको अच्छे से पढ़ाया है। इसके अंदर आप लोग को एक नाम और याद रखना था, कौन सा? कौन? हाँ, कौन राजा? रंजीत सिंह कहाँ गए? एक नाम, बाबर को इनवाइट करने वाले लोगों में दो नाम, कौन है वो? एक तो दौलत खान लोधी, दूसरा नाम कौन था? ये कौन है? बाबर के समय भारत में राजपूत शासक कौन था? महाराणा सांगा। बाप रे, पहले क्वेश्चन ने दिखा दिया। चलो, इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं करा तुम लोग ने कुछ, देख लो ध्यान से, ये सब पढ़ाया हुआ सिलेबस। अगर तुम लोग ने मेरे नोट्स भी पढ़ लिए होते ना तो पता होता, पढ़े ही नहीं, नोट्स चाहिए, करो, कोई नहीं है। देखो यहाँ पर अफगानिस्तान से जब ये यहाँ एनेक्स करने आया भारत के अंदर, तो बाबर ने जब अटैक किया तो उसको अटैक करने से पहले इन्विटेशन मिला था, किसका? दौलत खान लोधी का। और दौलत खान लोधी को मनाया किसने था? जो महाराणा सांगा है। तो महाराणा सांगा, दौलत खान लोधी दोनों एक टीम में आकर इसको इन्वाइट करते हैं। और महाराणा सांगा के साथ में कौन सा युद्ध होता है बाबर का? 1527 में 27 खानवा का युद्ध होता है। चलो ठीक है, ये तो पता है, याद रखना कौन कौन से युद्ध है उसके। बेसिकली पहले इतिहास कराऊंगा जिससे थोड़ी तसल्ली मिल जाए मुझे, तुम लोग को कुछ आता है, ठीक है, उसके बाद में और क्वेश्चन कराता हूँ। देखो, तीनों पूर्वी सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय निम्नलिखित में से नेताओं में से कौन से थे? महात्मा गांधी ने कब पार्टिसिपेट किया? सेकंड वाले ने किया था। बीएस मुंजे, ये जो व्यक्ति है, इन्होंने कब पार्टिसिपेट किया या नहीं किया? कभी नहीं, ठीक है। इनकी बात करें सीवाई चिंतामणि की, सीवाई चिंतामणि तीसरे वाले में पहुंचे थे, लेकिन कांग्रेस के प्रतिनिधि नहीं थे, ठीक है। उसके बाद में बी आर अम्बेडकर के अलावा कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने तीनों में पार्टिसिपेट किया? तेज बहादुर सप्रू, एक एग्जाम्पल। और हिंदू महासभा के अध्यक्ष कौन थे? नहीं, हिंदू महासभा के तो बोलते हैं। हिंदू महासभा के अध्यक्ष कौन थे? हिंदू महासभा बनी कब? आरएसएस कब बनी? नहीं पता? हिंदू महासभा कब बनी? आरएसएस कब बनी? मुस्लिम लीग कब बनी? बहुत बड़े देश विरोधी तुम लोग मुस्लिम लीग सबको पता है, हिंदू महासभा आरएसएस किसी को नहीं पता है? कब बनी? हिंदू महासभा 1915 में बनी थी। 1915 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। फॉर्मेशन करने में सबसे बड़ा योगदान किसका था?
फॉर्मेशन करने में योगदान हिंदू महासभा में सबसे बड़ा किसका था? आरएसएस का फॉर्मेशन कब हुआ? 1925, ठीक है, 10 साल बाद ही हिंदू महासभा के आरएसएस का फॉर्मेशन हो गया था, ठीक है। तो आरएसएस का फॉर्मेशन ये सब बताया मैंने जब गवर्नर जनरल वाइसराय पढ़ा रहा था, सारी चीजें बताई है मैंने, कुछ नहीं बचा हुआ है। वीडी सावरकर नाम सुना है तुम लोग ने? सुना है ना? है कोई व्यक्ति? कोई तो है? तो ये वो व्यक्ति है जिनका हिंदू महासभा के ऑर्गेनाइजेशन को ओपन करने में बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, ठीक है। और इनको माना जाता है कि इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पहुंचे थे प्रतिनिधि के तौर पर, ये भी माना जाता है, ठीक है। नाम ध्यान रखिए, हिंदू महासभा के अध्यक्ष लिख के आता है, साफ साफ पूछा जाता है कौन हिंदू महासभा के अध्यक्ष है जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। आगे सुनिए, अब वीडी सावरकर ये तो हो गए, महिलाओं में कौन यहाँ पे पार्टिसिपेट करने गया था? एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू, सिर्फ और सिर्फ एक में पार्टिसिपेट किया है और वो सेकंड वाला है जब महात्मा गांधी गए थे, ठीक है, क्लियर। अब तो मत भूलना यार, है जब भी भूल जाओ। अच्छा, ये एंशिएंट हिस्ट्री मेरा डिपार्टमेंट नहीं, फिर भी देख लो। लेकिन मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? मंदसौर प्रशस्ति बेसिकली एक अभिलेख है, ठीक है। इस अभिलेख को कौन से शासक की उपलब्धियों के बारे में लिखा गया या बनाया गया था? अब शासक उस समय में सारे के सारे जो दिए गए वो कौन दिए गए? गुप्त एम्पायर के शासक दिए। तो पहली बात तो ये समझ लो कि ये किसके समय में बना होगा? गुप्ता एम्पायर के बने समय में इसका फॉर्मेशन हुआ होगा। नाम याद रखने के लिए ये नाम बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा कि कुमार गुप्त प्रथम, इनकी उपलब्धियों का वहां पर वर्णन किया गया मंदसौर अभिलेख के अंदर। इसको बनाने वाले कौन थे? कवि वत्सव जो थे, इसको बनाने वाले व्यक्ति हैं। अभिलेख, शिलालेख या फिर ऐसे जितने भी चीजें हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आते हैं। अशोका के भूल जाओ, अशोका के आया करते थे, अब आते हैं और शासकों के एंशिएंट हिस्ट्री में। तो और शासकों को पूछा जाता है, मौर्य एम्पायर के अंदर अशोका के अलावा और किसी ने क्या कोई अभिलेख बनवाया? तो उस अभिलेख के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे अभिलेखों का वर्णन, क्या भारत के बाहर कोई ऐसा अभिलेख है जो भारतीय किसी ने बनवाया? ऐसे अभिलेखों का वर्णन किया जाता है। तो जब आप लोग प्राचीन इतिहास क्लास में पढ़े तो इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। दो क्लास है बच्चे? हाँ सर, अभी तो मतलब क्या पढ़े क्या हो? फिर तो अगर 2 क्लास बची और सिंधु घाटी सभ्यता ही हुआ है तो फिर पढ़ेगा सारे अंपायर वैदिक युग के नहीं हुआ। ऊपर वाला देखो, अगला क्वेश्चन देखो, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बारे में जो भी चीजें हैं सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ो, आप लोग आंसर खुद करोगे, ठीक है। पढ़ो, आंसर तो देख ही लिया तुम लोग ने वैसे, लेकिन छुपा ले लो। देखो, पहला स्टेटमेंट पढ़ो। शेरशाह सूरी के संदर्भ में वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। प्रशासनिक व्यवस्था उससे अच्छी हमने देखी ही नहीं किसी की हुई हो, ठीक है। हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। एक शासक के रूप में उनके गुण, मतलब कहना चाह रहा है कि ये शासक के रूप में अच्छे नहीं थे। गलत है। हमने तो बहुत सारे ऐसे कार्य देखे कि प्रशासन और शासन के फॉर्म में अगर देखा जाए तो शेरशाह सूरी हुमायूं से भी आगे निकल गया था कुछ ही समय में। 5 साल के रूल के अंदर इतिहास आज भी शेरशाह सूरी का नाम क्यों जानता है? उनके शासन की वजह से तो जानता है, ठीक है। तो युद्ध की भूमि में भी अच्छे थे, शासन में भी अच्छे थे और प्रशासन में भी अच्छे थे, इसलिए सेकंड वाला गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? केवल ए। देखो, इनका मन किया, इन्होंने फिर से शेरशाह से क्वेश्चन पूछा, ठीक। वो बिल्ड द मॉस्क, किलाए पूना। किलाए पूना का निर्माण किसने किया था? दिल्ली के पुराने किला में जब आपको पढ़ा रहा था, मैंने कहा था दिल्ली का पुराना किला हुमायूं ने बनवाया था। अब उस पुराने किले को देख के इनको लगा यार इतना बड़ा किला बर्बाद तो नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपनी भी पहचान छोड़ दी है कोई ना कोई यहाँ पे कि शेरशाह ने भी कुछ करवाया। तो इसने उसी पुराने किले के अंदर एक और किला बनवा दिया था, ठीक है, जिसको किलाए पूना कहा जाता है।
तो आप अभी दिल्ली के अंदर जाओगे, पुराने किले के अंदर एक मस्जिद बनी हुई है साइड, हाँ साइड में एक मस्जिद बनी हुई है, उस किले के ही अंदर उस मस्जिद को ही किला-ए ऊना बोला जाता है, जिसको शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है जिसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता था बिना किसी दिक्कत के। अगला देखिए, अगेन फिर एंशिएंट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर स्थल दिए गए, कौन कौन से स्थल है, और उसके बाद में तीर्थंकार के नाम दिए गए कि कौन सा तीर्थंकार कौन से स्थल से आया करता था। ठीक है, नाम आप लोग देख लीजिए, ऋषभनाथ का नाम दिया हुआ है, ठीक है, पद्म प्रभु का नाम दिया है, सुविधानाथ का नाम दिया है, संभवनाथ का नाम दिया है। अब इसमें से मैं मान सकता हूं कि आपने संभवनाथ और ऋषभनाथ सुना होगा, लेकिन आपने ये दोनों नाम नहीं सुने होंगे, क्योंकि जब भी हम प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं उसमें हमें सारे तीर्थंकार नहीं पढ़ाए जाते हैं। कहते हैं 24 तीर्थंकार है, नहीं 24 नहीं पढ़ना, पहला पढ़ लो और आखिरी पढ़ लो, ये तो बोला जाता है, बस इतना याद कर लो और इतना बहुत है। लेकिन अब पीसीएस आगे चला गया थोड़ा सा, उसने क्या करा, 24 तीर्थंकार में से कोई भी रैंडम उठाता है और उठा के पूछ लेता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको 24 के 24 याद करने हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखिए यहाँ अगर आपको ऋषभनाथ का नाम सुना हुआ पता होता, संभवनाथ का नाम सुना पता होता, तो आपको पता होता कि श्रावस्ती से संभवनाथ थे और अयोध्या से ऋषभनाथ थे। दो नाम यहाँ पे बहुत जाने पहचाने दिए गए और सिर्फ इन दो के बेसिस पे आप अपने ऑप्शन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पीसीएस इतना टफ नहीं बनाता है। ठीक, एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर अगर हम लोग बात करें यहाँ पर श्रावस्ती संभवनाथ, तो एक ही है जिसमें 4A का आंसर दिया गया है। सिर्फ यही पता होता है आप इस आंसर को कर सकते हो। ठीक है, तो हमें डिकोड करना बहुत जरूरी होता है, जिसके बेसिस पे आंसर कर सकते हो। तो क्वेश्चन तो वो हो सकता है टफ बना दे, लेकिन आप उसको आसान कर सकते हो। अगर आपको कोई एक भी चीज सुनी हुई दिख रही है उसमें, तो ऐसे क्वेश्चन को कभी मत छोड़िएगा, कभी नहीं, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 70-30 की हो जाती है। 70% सही हो सकता है और 30% गुंजाइश है कि शायद गलत हो जाए, है ना, वरना सही माना जाता है इस क्वेश्चन को। ये वाला देखो भाई, राजा राममोहन रॉय, राजा राममोहन रॉय ने अपनी एक किताब लिखी थी गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। ठीक है, मोनोथीस्ट का मतलब है एक ईश्वरवाद की बातें हो रही है, और उन्होंने अपनी उस किताब के अंदर एक ईश्वरवाद को मानने वाले लोगों के लिए तमाम फायदे लिखे हुए कि क्या क्या फायदा है एक ईश्वरवाद अगर कोई मानता है। और इस किताब को किस भाषा में लिखा गया था, तो जिसने गिफ्ट टू मोनोथीस्ट पढ़ा हुआ है या जिसको पता है कि ये राजा राममोहन रॉय की किताब है, उसको ये भी पता होगा कि ये किताब पर्शियन भाषा में लिखी गई है, फारसी में लिखी गई। ठीक है, ये टॉपिक अभी नहीं आया, हम लोग ने अभी इस पर डिस्कशन नहीं किया था। क्यों? क्योंकि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन अभी हमने नहीं पढ़े, और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन अभी हमें पढ़ना बाकी है। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ेंगे तो चाहे वो राजा राममोहन राय है, चाहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर या कोई भी, उनके द्वारा बनाई गई संस्थाओं से लेकर उनके द्वारा किए गए सारे कार्य में आपको पढ़ाने वाला हूं। लेकिन ये बहुत पॉपुलर वर्क है राजा राममोहन राय का, जो आपको पता होना चाहिए। परस्यूट ऑफ जीसस भी उसको भी लिखा गया। तो ये बेसिकली एक ईश्वरवाद से रिलेटेड किया गया, और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए, ये सब बताऊंगा मैं आत्मीय सभा या फिर ब्रह्मा सभा जो भी है। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन आया था, यहाँ बादशाह दिए हुए सारे के सारे, और उनके दीवान के बारे में पूछा गया। बादशाह की वाइफ नहीं पूछी गई, कोई भी पता था, ठीक है, ज्यादा इतिहास रहता आप लोग तो, ठीक है, तो बोले नहीं पूछेंगे नहीं। हमें क्या पूछना है, ऐसे लोगों को पूछो जिसको कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं पढ़ता है, ऐसे क्वेश्चन को पूछा। एक चीज आप लोग ने जरूर सुनी होगी, कुछ सुना ना सुनाओ, यहाँ पे अहमदुद्दौला का मकबरा, जिसकी मैंने बात भी की थी औरंगजेब के समय में जब मैं बता रहा था। ठीक है, तो मैं अगर कहूं कि आपने कोई दीवान नहीं सुना, असद खान भी बहुत पॉपुलर नाम है। जब हम बात कर रहे थे अकबर के जो भी कार्यकाल की बातें कर रहे थे, उसमें तो हमने इन सब की बात की। औरंगजेब के क्या चीज नहीं अभी आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर। औरंगजेब के समय में अहमदुद्दौला का मकबरे की जो हम लोग बात करते हैं या अहमदुद्दौला की बात करते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि वो औरंगजेब के समय का था। और आप लोग को ये याद होगा, जब मैं अकबर के बारे में पढ़ा रहा था तो मैंने उसके प्रशासन, उसके कार्य, उसके द्वारा लड़े गए युद्ध, उसके द्वारा जीते गए कौन कौन से प्लेसेस और कौन कौन से लोग थे जब भेजे गए थे उसके द्वारा। चाहे हम लोग किसकी बात करें, अकबर की बात करें, जहांगीर की बात करें, तो मैं बताता था आपको कि मान सिंह को भेजा गया, है ना, इस तरीके से बताता था। तो कुछ कुछ दीवान या सूबेदार होते थे इन लोगों के,
उनमें इंपॉर्टेंट ये पॉपुलर नाम दिए गए। इन पॉपुलर नामों में सारे नाम तो आपको याद हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक आध नाम आपको ऐसा दे देगा जिससे आप आंसर निकाल लोगे। जिसमें एक बहुत पॉपुलर नाम है एतमादुद्दौला। तो अगर औरंगजेब के समय में एतमादुद्दौला पता होता आपको तो डी के साथ में एक जा रहा है, सॉरी जहांगीर के समय में, जहांगीर की बात हो रही है। हाँ, जहांगीर के समय में बात हो रही है बेसिकली, क्योंकि उसने मकबरा आके बनवाया था। ठीक है, औरंगजेब ने आके मकबरा बनवाया था बेसिकली। तो ये जहांगीर के समय में, अगर हम लोग बी के साथ में जाएंगे तो बी के साथ में क्या दिखेगा, 1 दिखेगा, और बी के साथ में 1 से डी में दिख रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर बी के साथ में डी का यही हो जाएगा, तो आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। अब देख लो कौन कौन सी सूचियां मैच कर रही हैं यहाँ पर, कौन कौन सही है इसके अंदर। अकबर के समय में मुजफ्फर खान, ठीक है, मुजफ्फर खान थे यहाँ पर। मुजफ्फर खान के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि जब वहां पे काबुल के ऊपर अटैक करने पहुंचा था तो इसके साथ में मुजफ्फर खान को इसने साथ में भेजा था। ठीक है, तो अगर आपको ये भी पता होता तो ठीक था। जहांगीर के समय में एतमादुद्दौला, ये भी पॉपुलर है क्योंकि मकबरे की बात होती है, औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया। शाहजहां के समय में सादुल्ला खान और औरंगजेब के समय में असद खान। अब ये क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये चारों आपको याद करने पड़ेंगे। प्रीवियस ईयर के मत छोड़िए, बाकी आपको कहीं पे कितने भी दिख जाए, कोई दीवान है, कितने दीवान है, ऐसे तो बहुत होंगे, किस किस को याद करोगे, लेकिन प्रीवियस ईयर में अगर देख गया तो ये आपको रट जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, अकबर के मुजफ्फर खान, जहांगीर के एतमादुद्दौला, शाहजहां के सादुल्ला खान और औरंगजेब के असद खान। ये भी पॉपुलर नाम है, असद खान औरंगजेब के समय में। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये सब नहीं आता है कि प्रॉपर आपको सीधा सीधा क्वेश्चन दे दिया जाए। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है, साउथ की जो डायनेस्टी थी उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके अंदर स्मारक दिए गए और उनके निर्माताओं के नाम दिए गए। ठीक है, अटाला देवी मस्जिद की बात की गई है। ठीक है, अटाला देवी मस्जिद के बाद में छोटा सोना मस्जिद, कदम रसूल दिया गया, अदीना मस्जिद दिया गया। ये बेसिकली 4 नाम है और इसके बाद में निर्माता। अब ये निर्माता वो है जब हम लोग बहमनी एम्पायर को पढ़ते थे। ठीक है, बहमनी एम्पायर के अलावा वहां पर कुछ सल्तनत हुई जिसमें शर्की डायनेस्टी हुई, जौनपुर की डायनेस्टी हुई, ऐसे छोटे छोटे राजवंश बने थे वहां बहमनी एम्पायर से। ठीक है, तो बहमनी एम्पायर के समय में जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तब आता है। मैंने आपको जो नोट्स दिए उसमें इसकी मेंशनिंग है, जब आप नोट्स में जाकर देखोगे तो आप इसको पढ़ो। ठीक है, तो मैंने क्लास में इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं बताया, सिर्फ बहमनी एम्पायर ही बताया, उसी की डिस्कशन की है। शर्की एम्पायर, जौनपुर का एम्पायर, इस सब के बारे में नहीं डिस्कशन किया था क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल रहता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आ गया, चलो मान लो आ भी गया, अगर आपने नोट्स कर लिए होते तो यह क्वेश्चन आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेते। ठीक है, हाँ देखो सारे के सारे नाम याद कर लो यहाँ पे। अटाला देवी मस्जिद इब्राहिम शाह शर्की है, इब्राहिम शाह शर्की ने अटाला देवी मस्जिद बनवाई है। छोटा सोना मस्जिद वली मोहम्मद, ठीक, कदम रसूल नुसरत शाह ने बनवाई है। नुसरत शाह ये बंगाल वाले इलाके के प्रॉपर तरीके से थे। अदीना मस्जिद पांडवा ये सिकंदर शाह ने बनवाई है। ठीक है, ये 4 नाम अब प्रीवियस ईयर के तो आपको याद होनी चाहिए कि चारों ने ये तरीके की और जो भी है स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है। ये बेसिकली जब आर्ट एंड कल्चर आप लोग पढ़ोगे तो और डिटेल में ये सारे नाम आएंगे। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर में हम लोग एक बार और देख लेंगे इन लोगों को, लेकिन अभी क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ तो आपको ये पता होना चाहिए। ये 4 नाम, ठीक, अटाला देवी मस्जिद इब्राहिम शाह शर्की सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इसको याद कर लो तो काम हो जाएगा। और कदम रसूल नुसरत शाह। फिर देखिए अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अकबर अमेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह, तुकारोई का युद्ध, मालवा पर मुगल आक्रमण, उड़ीसा पर कर रानी की विजय। ये 4 है और चारों को व्यवस्थित रूप से लगाना है, क्रोनोलॉजी में लगाना है। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि इसका ईयर कौन सा है। ठीक है, ईयर पता होना चाहिए। अब देखो अकबर के समय में पढ़ाते समय मैंने कुछ चीजें डिस्कस की थी आप लोगों के साथ में। उड़ीसा तक जो पहुंचा था अकबर का कैंप, वो भी हम लोग ने बात की थी प्रॉपर तरीके से, और सबके साथ में ईयर भी ऐड किया था मैंने, इस ईयर में ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब अकबर के ये कार्य तो दे दिए, हो सकता है अकबर के और पॉपुलर कार्य भी आ जाए जिसमें पूछ लिया जाए कि अकबर ने दीवाने खास की कब ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, दीवाने आम कब बनवाया गया उस नगर में, दीन इलाही कब हुआ उसके समय में, हो सकता है वो भी पूछ ले।
तो अब यहाँ पे देखते कि देखिए राजकुमारी से विवाद उनका 1562 है, ठीक है। 1562 तो वो तो एकदम प्रॉपर है, वो तो याद रहना भी चाहिए आप लोग को, ठीक है। मालवा पर मुगल आक्रमण हुआ था उससे ही पहले, क्योंकि जब मालवा पर आक्रमण हुआ उसके बाद में आम्बेर को खतरा हुआ और आम्बेर की राजकुमारी के साथ में डीलिंग हुई कि अब यहाँ से इनकी शादी होगी। तो पहला आक्रमण हुआ उसके बाद में फिर शादी हुई। तो हम अगर यही लॉजिक लगा लेते कि मालवा पर आक्रमण पहले हुआ होगा, ठीक है, उसके बाद में फिर शादी हुई होगी, तो इससे हमें पता चल जाता है कि 3 के बाद ही एक आएगा और 3 के बाद एक किसमें आ रहा है, ठीक है। तो आप कभी कभी क्वेश्चन तो कुछ लॉजिक पे भी लगा सकते हो अगर आपने 1-2 स्टेटमेंट भी अच्छे से पढ़े हुए सुने हुए। तो इसके अंदर अगर हम लोग बात करें, हमने उड़ीसा के भी विजय की बात करी है कि उड़ीसा के अंदर किए गए थे और उड़ीसा में 1567-68 के अंदर पहुंचे थे, ठीक है। तुकारोई का युद्ध 1575, ये बात हम लोग ने नहीं की है, तुकारोई वाला, ठीक है। तुकारोई के युद्ध की बात हम लोग ने नहीं की है, लेकिन अब प्रीवियस ईयर में आया हुआ तो इसको याद कर लीजिए। तुकारोई का युद्ध 1575 में। और देखिए ऐसे बहुत युद्ध डाल देगा बीच बीच में, पता भी नहीं चलेगा कौन कौन से युद्ध है, ठीक है। जी नमस्ते सर, प्रणाम प्रणाम, कैसे सर? हाँ हाँ हाँ, मैं तो यहीं पे हूँ, आ जाइए। हाँ हाँ, गड़बड़ नहीं हो, ठीक ठीक है। तो बेसिकली ये कोई भी युद्ध ये लोग डाल सकते हैं किसी भी समय, नहीं अभी नहीं जाए, कोई भी युद्ध किसी भी समय ये लोग डाल देंगे। तो आप लोग को जरूरी नहीं है उस युद्ध के बारे में पता हो, लेकिन उसके रिलेटेड जो 3-4 स्टेटमेंट्स हैं वो जरूर आपने सुने हुए होते हैं, तो आप उसके बेसिस पे आंसर्स को यहाँ पे लगा सकते हो। तो ऐसे इस बेसिस पे ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए आर्ट एंड कल्चर का बेसिकली क्वेश्चन है वैसे, लेकिन है इतिहास से रिलेटेड। इसके अंदर पूछा गया था नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है। अब नटराज की मूर्ति सबने देखी होगी, ठीक है, सब जानते हो नटराज की मूर्ति के बारे में। अब देखिए ऑप्शन इन्होंने क्या पहला दिया हुआ ऑप्शन, यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। हम देखते हैं नटराज की मूर्ति में 4 हाथ का प्रतिनिधित्व और नृत्य करते हुए भी दिखता है। अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हैं, बाएं में एक महिला का। ये नोटिस नहीं किया, ये कर भी नहीं पाओगे, ये तब कर पाओगे जब आप एग्जैक्टली आर्ट एंड कल्चर पढ़ लोगे। और वहां जब मूर्ति कला आएगी और मूर्ति कला में जब आप पढ़ोगे नटराज की भी मूर्ति है और उसकी क्या क्या व्याख्याएं हैं वो पढ़नी है आपको। अब जैसे आज के समय में आपके लिए इम्पोर्टेंट और एक टॉपिक हो गया है, अब हो गया राम मंदिर वाला। अब राम मंदिर के अंदर जो मूर्ति लगी है उस मूर्ति के बारे में आपसे इस साल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सारों दशोवतार, हाँ, दशोवतार की बात की गई है और जो भी उसके अंदर जो भी एक्सप्लेनेशन है। तो जब हम लोग आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो उसके अंदर राम मंदिर के बारे में भी पढ़ेंगे, वहां पे किस तरीके की चीजें यूज की गई है, तो वहां पे जो भी मंदिर का कल्चर यूज किया गया, कौन से मंदिर का कल्चर, कौन सी शैली को यूज किया गया, नागा शैली है, विसार शैली है, तो ये सब हमको वहां देखनी है, ठीक है। तो ये वहां पता चलेगा। तो ये बेसिकली आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड होगा। 146 फुट की ऊंचाई प्रस्तावित की गई। देखिए 120 क्वेश्चन आते हैं आरओ के मेंस के अंदर, जीएस जब बात करते हैं 120 मेंस में, ठीक है। ये उनके लिए जो प्रीलिम्स क्वालीफाई करके मेंस देते हैं, ठीक है, तुम लोग के लिए नहीं, ठीक है। तुम लोग दोगे इस बार, ठीक है, तुम लोग इस बार अगर दोगे आरओ प्रीलिम्स क्वालीफाई हो जाए तभी मौका मिलेगा पेपर देने का। और जो मेंस होता है आप लोग समझ लीजिए बहुत टफ माना जाता है, और उन टफेस्ट क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर ले रहे हो तो आप समझिए प्रीलिम्स के क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो ये मेंस के लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे। ये वो क्वेश्चन है जो सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न एंशिएंट के फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं मेडल, ये इतिहास में। और माना जा रहा है इस साल सबसे कम क्वेश्चन इतिहास के आए थे, तब भी 12 तक पहुंच गए, सबसे कम, वरना ये क्वेश्चन की संख्या 20 प्लस होती है, ठीक है। ये मेंस की बात कर रहा हूं मैं, मेंस की से। उसके बाद में यही पेपर जब प्रीलिम्स हुआ था इसका, जो आप लोग प्रीलिम्स देने जाने वाले हो, ठीक है, तो वो जो प्रीलिम्स हुआ था
वो है ये, ठीक है। ये प्रीलिम्स हुआ था जो 5 दिसंबर 2021 को हुआ था, उसके बाद में हम 11 फरवरी 2024 में होने वाला है, ठीक है। तो लगभग 2.5 साल से ज्यादा गुजर गया, तब इसका अगला प्रीलिम्स देखने को मिल रहा है। अब इसके अंदर जो क्वेश्चंस आए उसमें आप लोग बहुत कंफर्टेबल फील करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। मैं अभी एंशिएंट छोड़ रहा हूँ, मध्यकालीन पे आ रहा हूँ, ठीक है। देखिए मध्यकालीन का क्वेश्चन देखिए पहला, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी, ठीक है। कौन सा दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक है? यहाँ पे 4 नाम दिए गए, 4 नाम दिए गए। इन 4 नामों में अगर आप एलिमिनेट भी करोगे तब भी आपको ये नाम मिल सकता है। नसीरुद्दीन महमूद हमने बात करी, टोपी सी के जीवन व्यतीत करता था, ठीक है। और बलबन का कौन सा ये दामाद, और ये बहुत रिलीजियस व्यक्ति था, टोपी सी के जीवन जीने वाला। तो रिलीजियस किस बेसिस पे होगा? इस्लाम के बेसिस पे होगा, तो मूर्ति पूजा वगैरह इन सब से दूर रहेगा, ठीक है। तो आप इसको आराम से एलिमिनेट कर सकते थे। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, इसके बारे में बोला जाता है एक संती शासक था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। कभी कभी नग्न अवस्था में भी चला आ रहा है दरबार के अंदर, ये पहले घुमा हुआ था दिमाग से, तो इसको इन सब चीजों का कोई भी परवाह नहीं थी, तो आप इन दो को एलिमिनेट कर सकते थे। अलाउद्दीन मसूद शाह, ये अलाउद्दीन मसूद शाह जो व्यक्ति है, ये इनके कार्यकाल मात्र 5-6 महीने के अंदर है, और 5-6 महीने के अंदर कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो एक ही नाम बचता था, नसीरुद्दीन खुसरो शाह। नसीरुद्दीन खुसरो शाह को बोला जाता है एक सेकुलर शासक था, और सेकुलर शासक होने के नाते इसने मस्जिदों का भी निर्माण कराया, और साथ साथ में हिंदू देवी देवताओं के लिए महल भी बनवाया। तो इस तरीके की चीजें इनसे रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद हम लोग दिल्ली सल्तनत की जब कर रहे थे गुलाम वंश में, तब हम लोग तो इनके बारे में पढ़ा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? साम्राज्य की जो सीमाएं थी उनकी सुरक्षा के लिए विशेष सेनाओं के ऊपर इन सबसे ज्यादा सबसे बेहतरीन तरीके से काम करने वाला एक ही व्यक्ति है, और वो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी सिर्फ इंटरनल बाउंड्रीज में ही नहीं, बाउंड्रीज की जो एक्सटर्नल चीजें थी उनके ऊपर भी अपना कंट्रोल रखता था, देखा है, पढ़ा भी है। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में सीमाओं की सुरक्षा के लिए इसने विशेष सेना बनाई, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे बाहर से मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए ये सेना कार्य किया करती थी। तभी तो हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को घर में घुस के तक मारा है, एकमात्र ऐसा शासक है। कैसे मार लिया होगा? जब इसकी सेना सीमा पे लगी होगी तभी तो मारा होगा। यहाँ से सेना दिल्ली से थोड़ी उठा के ले जाएगा, वहां पर सीमा की सेना को ही वहां पहुंचा दिया सेना ने, ठीक। उसके बाद देखिए मुगल साम्राज्य का क्वेश्चन है, द लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल वाज अपॉइंटेड बाय मुगल एम्परर। हेलो, बस मैं क्लास ले रहा हूँ, 5 मिनट बस दे दीजिए, ठीक है। 5 मिनट में बाहर आ, ठीक है। तो इसके अंदर पूछा जा रहा है मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था, ठीक है। बंगाल का अंतिम सूबेदार का मतलब आप क्या समझते हो? जिसने बंगाल को आजाद करा लिया हो। मुर्शिद कुली पढ़ा है लोग ने, तभी तो इसने बंगाल को आजाद करा के अपनी राजधानी क्या बनाई थी? मुर्शिदाबाद, इसीलिए तो बनाई थी। तो ये बहुत लॉजिकल और बहुत आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? लहना को किया, ठीक है। लहना को किया था, हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली घोषित जरूर किए गए थे, लेकिन ये बने नहीं, ठीक है। तो इस नाम को याद रखिएगा। अभी जब हम लोग सोशल रिलीजियस रिफॉर्म की बात करेंगे तो सिख आंदोलन भी है उसके अंदर। सिख आंदोलन में मैंने पंजाब के वॉर्स पढ़ा दिए आपको, लेकिन ये नहीं पढ़ाया है कि 10 गुरु कौन कौन थे और उनके जीवन के बारे में। तो हम लोग वहां पे इस चीज को पढ़ेंगे, देखेंगे। ये देखो क्वेश्चन, और भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था। यात्री सारे लिखे थे, बताए हैं मैंने आपको नोट्स के क्लास में भी। वो भी था पुर्तगाली। डोमिंगो पायस को बार-बार हम लोग ने देखा है, मुंडीज को भी बार-बार देखा है, और बारबोसा, ये तो है एक ही नाम अजीब है, ठीक है। और ये मुंडी जो है बेसिकली इनकी मुंडी कहाँ की थी? ठीक है।
ये देखिए ये वाला पोर्शन जो है ये वही पोर्शन है जिसके बारे में हम लोग ने थोड़ा डिस्कस कर लिया, थोड़ा करना बाकी भी था। इसमें निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए जिसमें लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अभी ठीक नहीं पूछ रहा है, कोर्ट मिला रहे। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना। ठीक है, इक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन और सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें से सही कौन कौन से? पहली चीज तो विलियम जोन्स याद है आपको? हाँ। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी बनाई उन्होंने, नहीं बनाई? ठीक है, सही उत्तर बताओ इसमें से, कब बनाई, कैसे बनाई, हमें यह पता होना चाहिए। पहली चीज तो ये है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 1900 के आसपास दिख रही है आपको। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले कब है? 1900 के बाद ही की बात होगी, 1905 अप्रॉक्स डेट है। ठीक है, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी 1784। ठीक है, कॉर्नवालिस था उस समय में, तब बात करते थे हम लोग। ठीक है, तो ये सबसे पहले पार्टी दिख रही है आपको कि इसकी यहाँ पे पार्टी। लेकिन उससे पहले एक चीज और दिख रही है, पब्लिकेशन ऑफ हिकीज बंगाल गजट। बंगाल गजट पहला पेपर है जो भारत के अंदर पब्लिश हुआ। बताया था ना पेपर की क्रोनोलॉजी, तो हमको पता है कि ये सबसे पहली चीज है जिसको यहाँ पर ये 1780 का है। उसके बाद 1784, उसके बाद में 1905 और उसके बाद 1913। ये है क्रोनोलॉजी, सब पढ़ा हुआ है लोगों ने। इतना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक है, इट वाज फाउंडेड, इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। पहला ऑप्शन कलकत्ता में हुई थी फोर्ट विलियम की स्थापना, 1800 में ही हुई थी। ठीक है, दूसरा देखो, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना है। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे एंग्लिसिस्ट वाला कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे थे, ओरिएंटोलॉजी पढ़ रहे थे, मतलब पाश्चात्य शिक्षाओं को सीखने के लिए। जून में नहीं हुई थी? हाँ, ये वाला बताओ, 1800 में हुई थी क्या 10 जून 1800 को हुई थी? जून में नहीं हुई। 10 जुलाई 1800 में इसकी स्थापना हुई थी। कितना क्लोज है। ठीक है, अगर हमको पता है 1800 में इसकी स्थापना हुई थी तब तो ठीक है, लेकिन वहां पे स्टेटमेंट में घुमाया गया एग्जैक्ट डेट ही बदल दिया, मंथ बदल दिया प्रॉपर, और मंथ में बोला गया कि 10 जुलाई 1800 को स्थापना हुई थी। याद रखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाते, लेकिन कुछ पूछ लिए जाते हैं जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। ठीक, उसके बाद देखिए, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। लंदन में तो किया 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन। ठीक है, दादा भाई नौरोजी लंदन गए थे, बताया था ना, केजीएम रोकी भाई कैसे बता चुका हूं, तो ये वही वाला था, वहां पे जाके उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, तो किसके लिए किया होगा? कुछ क्वेश्चंस होंगे, भारतीय कुछ प्रश्न होंगे जिसके ऊपर डिस्कस करना चाहते थे, इसलिए उस संस्था को बनाया होगा। वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। हाँ, ब्रिटिश जनमानस को, समझ लो, he wanted to influence the British public opinion। ये नेगेटिव नहीं लग रहा है? ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते हैं। इंडियंस को प्रभावित करना चाहते थे, लंदन में रह गए। लंदन में रह गए। प्रभावित करने का मतलब क्या समझ रहे हो यहाँ पे? खुश करना चाहते हैं? नहीं, खुश नहीं करना चाहते थे, ये मत समझना। स्टेटमेंट देखो बहुत ट्रिकी दिया हुआ है यहाँ पे। प्रभावित करने का मतलब आप ये मत समझ लेना कि 1866 में लंदन में एसोसिएशन खोला, उससे ये अंग्रेजों को खुश करना चाह रहे हैं। प्रभावित जो वर्ड लिखा हुआ उसका मतलब ये इम्पैक्ट डालना चाहते थे, उनको सोचने पे मजबूर करना चाहते थे कि ये भारतीयों के बारे में सोचे। तो शब्दों का गेम होता है कभी कभी। प्रभावित करने का मतलब हमेशा ये नहीं है खुश करने की बात हो रही है, या प्रभावित करने का मतलब एक गैप क्रिएट करना चाहते हो। ठीक है, तो ये उस बेसिस पे दिया गया। तो आंसर क्या होगा? ए आर दोनों सही है और इसका वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। भारत सरकार अधिनियम 1919।
भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। 1941 की बात हो रही है, लॉजिक लगाना है ना, लॉजिक लगाना। पहला वाला गलत, 1919 में नहीं, फिर कब हुआ था? सिविल सेवा के लिए अलग परीक्षा का प्रावधान भारत में होनी थी। अगर 1919 में नहीं हुआ तो कब हुआ? 1892 में क्या हुआ? 1920 में 1892 में सिविल सेवाओं के लिए क्या हुआ था? सिविल सेवाओं में क्या हुआ था? प्रांतों में अब सिविल सर्विसेज शुरू कर दी गई, जो पीसीएस है, जिसके लिए माथा पच्ची कर रहा है, ठीक है। अब ये प्रांतों में भी शुरू हो जाएंगी, ऐसा व्याख्यान किया गया था। 1919 के अंदर देखो, भारत शासन अधिनियम के आयोग की गठन की बात की गई थी, जिसका 1926 में गठन होना था, और ये आईसीएस की परीक्षा कहलाएगी, और ये आईसीएस की परीक्षा के साथ में भारत में ये हुआ करेगी। 1922 में ये इलाहाबाद में आयोजित हुई थी, और इसी समय में सुभाष चंद्र बोस ने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया था। इसलिए ये बहुत यादगार सर्विसेज का टाइम है, और इसी समय उन्होंने रिजाइन करके फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। तो ये बेसिक इस समय है। 1941 में सिविल सेवा में यूरोपीय प्रतिभागियों के उत्तीर्ण करने की संख्या भारतीयों की अपेक्षा कम ही हो जाएगी, लॉजिक पे बेस्ड है, क्योंकि अब भारतीय सीधा सीधा पार्टिसिपेट करने लगे ना, तो यूरोपीय कम होने लगे हैं, ठीक है। तो इस वजह से समाचार पत्र एवं पत्रिका, इससे रिलेटेड में क्वेश्चन आया होगा, एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अब ये देखो, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था? बहुत सटीक फैक्ट है, पता है तो पता है, नहीं पता तो छोड़ देना, नहीं पता तो एकदम छोड़ देना, लेकिन क्योंकि आ चुका है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, इसको लिखने वाले बेसिकली मनोरंजन प्रसाद सिन्हा की बात हो रही है, ठीक है। तो फिरंगिया मनोरंजन प्रसाद सिन्हा के द्वारा। स्वतंत्रता संग्राम राष्ट्रीय आंदोलन, इससे एक क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी? गोरखपुर। रटा हुआ है, सबको बच्चे को रटा हुआ, गोरखपुर में इसको फांसी दी गई, ठीक है। उसके बाद देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को दिया था, वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। उन्होंने क्यों लौटाई थी उपाधि? पहली बार जलियांवाला बाग के विरुद्ध उपाधि लौटाई थी। क्या वो असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे? रविंद्रनाथ टैगोर की बात हो रही है यहाँ पे। रविंद्रनाथ टैगोर का इस समय में कोई गीत लोकप्रिय हुआ इस समय में असहयोग आंदोलन में? वो तो तुम लोग स्वदेशी आंदोलन की बातें कर रहे हो। स्वदेशी आंदोलन में हमारा सुनार बांग्ला, वंदे मातरम सब चल रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या कुछ चला? असहयोग आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए गाए हुए कोई गीत चले? तो जब चले ही नहीं तो क्या लगता है आपको, ये इंटरेस्टेड होंगे या नहीं होंगे? अगर ये इंटरेस्टेड होते तो इनके द्वारा लिखी गई कविताएं लोग रोडों पे नहीं गाते होते। तो इससे लॉजिक लगा लो कि इनका इंटरेस्ट नहीं था असहयोग आंदोलन में, ठीक है। इन्होंने अपोज भी नहीं किया, लेकिन ये पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, ठीक है। लेकिन हाँ, नाइटहुड की उपाधि इन्होंने जलियांवाला के अगेंस्ट में लौटा दी थी, ठीक है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस प्राय कंपनी बहादुर की शान और शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। किसे? कंपनी बहादुर की शान और शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था, ठीक है। देखो, 18वीं शताब्दी के पूछ रहा है, जो बेसिकली सेकंड हाफ की बात कर रहा है। 18वीं शताब्दी सेकंड हाफ की बात मतलब 1784-85 इसी समय की बात हो रही है, मतलब 1750 की बात हो रही है, 50 के बाद में। अब 50 के बाद में कौन कौन आया? जैसे बहुत इंपॉर्टेंट लोग जो है इसमें, रॉबर्ट क्लाइव एक आ गया, हटा दो, कोई पुलिस सेवा के लिए किया उसने? नहीं किया। वॉरेन हेस्टिंग्स आया, पुलिस सेवा के लिए कुछ किया? सिविल सेवा के लिए, सिविल सेवा को शुरू किया उसने। लॉर्ड कॉर्नवालिस आया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस सेवा के लिए कुछ किया? बिल्कुल किया, और उसने एक पोस्ट लॉन्च की थी, ठीक है। देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। दरोगा और एसपी दोनों पोस्ट उस समय उसके द्वारा लाई गई थी, है ना।
पढ़ी थी हमने। तो इस समय में सबसे ज्यादा बहादुरी का शानो शौकत किसको बोला जाता था? वो बेसिकली इन्हीं को बोला जाता था। ठीक है, तो हम लोग इस बेसिस पे याद रख सकते हैं। ठीक है, अगले जो क्वेश्चन है चलो बाद में कर लेंगे, बच्चे बचाए जो क्वेश्चन है, लेकिन देखिए बहुत क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, बहुत क्वेश्चन है, 20 से ज्यादा क्वेश्चन तो इधर ही आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। उधर मनी चल रही है।